चीनी नहीं है, लेट मी एक्शन शुगर। अरे मिथुन रुक जा, तुझे पता है तू कितनी शुगर कंज्यूम कर रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें? हैं क्या? शुगर मॉलिक्यूल्स? हाँ, तूने लगभग 1 पैकेट चीनी डाला है और इसमें होंगे ट्रिलियंस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। है ट्रिलियंस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, वो कैसे भाई? देख सिंपल है, 1 मोल शुगर के अंदर होंगे एवोगाड्रो नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। अबे अब एवोकाडो क्या है? हैं? एवोकाडो नहीं, एवोगाड्रोस नंबर। देखो बहुत सिंपल है, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर होते हैं 6.022 into 10 raised to power 23 molecules, that is एवोगाड्रोस नंबर। एंड मिथुन ने लगभग 1 पैकेट से 0.03 मोल शुगर को कंज्यूम किया है, that makes it 1.8 into 10 raised to power 22 molecules। ओ, तो इसका मतलब है अब चाय बिना चीनी के पीना पड़ेगा? ओह माय गॉड। और WHO के हिसाब से एक दिन में हमें सिर्फ 25 ग्राम शुगर ही कंज्यूम करना चाहिए। एंड मिथुन ने 1 कप चाय से उसका 40% लिमिट एग्जॉस्ट कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। ओए मिथुन, हर्ष तक के बर्थडे के लिए बलून्स फुला रहा है क्या? हाँ, डेकोरेशन करना है ना, पर क्या इसमें भी अब तुम मॉल कॉन्सेप्ट लगाएगी? बिल्कुल। देख, एक एवरेज बलून का वॉल्यूम होता है लगभग 5 लीटर, तो देखते हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। फिर से मॉलिक्यूल्स यार। देखो सिंपल है, 1 मोल आइडियल गैस एसटीपी पर ऑक्यूपाई करती है 22.7 लीटर्स वॉल्यूम। तो अगर हमारे बलून में 5 लीटर गैस है तो बता उसमें कितने मोल्स हैं? आई गॉट इट, 5/22.7। एग्जैक्टली, यानी कि 0.22 मोल्स। और मॉलिक्यूल्स कितने हुए? बस वही मैजिक नंबर है, 1 मोल गैस इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 0.22 मोल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे 0.22 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, दैट बिकम्स 132 000 मॉलिक्यूल्स। हे मिथुन, हाय। एक कूल एक्सपेरिमेंट देखेगा? हाँ चल दिखा ना। चल आजा। तो हम एक कंटेनर के अंदर थोड़ा सा पानी फिल करके उसके अंदर कैंडल को प्लेस करेंगे। Now we will light the candle and cover it with a glass bottle. धीरे-धीरे we'll see that the flame will go out and water level rises inside the glass. अरे वाह, ये क्या हो रहा है? पानी ऊपर आ रहा है। वाह। सिंपल है, देखो जब कैंडल जल रही थी तो उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा था और जैसे ही ऑक्सीजन वेसल के अंदर खत्म हुआ तो कैंडल एग्जॉस्ट हो गई। इससे प्रेशर कम हो गया जिसकी वजह से वाटर लेवल राइज हो गया। अच्छा ये बता, इसमें मोल कॉन्सेप्ट कहाँ है? यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट ही हमें ये बताएगा कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा या कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। वाह यार, ये तो सच में कूल था। मोल कॉन्सेप्ट तो हर जगह पे है। वाह। ऐसे ही अब हम पूरे चैप्टर को रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। अब केमिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी। आज की रासायनिक विज्ञान की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हाय गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वेदांतु। माय नेम इज शिल्पी कौशिक एंड आई एम योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर। और ये सेशन मेरा उन बच्चों के लिए कंडक्ट हो रहा है जो जस्ट अभी क्लास 10 से मूव करके क्लास 11th में आए हैं एंड दे हैव चूजन साइंस लाइक नॉन मेडिकल्स एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एग्जाम। तो इस चैनल पे हम जेईई एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन कराते हैं। अलोंग विद जेईई वी आल्सो डू प्रिपरेशन फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर इंजीनियरिंग। तो पूरे इस चैनल के ऊपर यू विल बी गेटिंग ऑल योर सब्जेक्ट्स, प्राइमरीली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और ये जो सेशन है ना, इट्स अ ब्रिज कोर्स, ठीक है। तो ब्रिज कोर्स का आइडिया क्या है या व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, यू शुड नो दैट। तो जैसे आप क्लास 10 से आते हैं, 9th में यू हैव सीन सम थिंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने पढ़ा होता है 9th में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स पढ़ा होता है, मैटर पढ़ा होता है। देन 10th में यू स्टडी लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, केमिकल रिएक्शंस, इंडिकेटर्स, है ना, मेटलर्जी एंड ऑल दैट। तो जितना आप केमिस्ट्री का पोर्शन 9th 10th में पढ़ते हैं तो वहां से एकदम आप 11th 12th में ट्रांजिशन देखते हैं। जब आप जेईई का सिलेबस देखेंगे तो 10th से 11th में ना देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है, बहुत एकदम से सडन ट्रांजिशन आता है। तो टू अडेप्ट दैट ट्रांजिशन प्रॉपर्ली, कि आपको ऐसे ना फील हो कि क्लास 10 के पहले चैप्टर में की सारी चीजें सिर के ऊपर से जा रही हैं, तो वी हैव टू रिवाइज सर्टेन थिंग्स फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th। और बहुत, ताकि आपका स्मूथ ट्रांजिशन हो पाए कि 10 से आप 11th आए हैं तो आपके सारी बेसिक्स रिवाइज हो जाएं, जो प्री रिक्विजिट चीजें होती हैं दैट यू कैन रिवाइज। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन। आज सेशन का टाइटल है मोल कॉन्सेप्ट।
तो मोल को वी विल अंडरस्टैंड विद ऑल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। अभी आपने एक छोटू सा टीजर देखा होगा एंड दैट वाज जस्ट अ टीजर बिकॉज इट वाज अ वेरी स्लाइट आइडिया कि मोल के एप्लीकेशंस कहाँ हैं, एग्जैक्टली वो कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, हाउ डू वी अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ, वो सारी चीजें हम आज के सेशन में करेंगे। ओके इसके साथ साथ बिकॉज यू कैन सी द थंबनेल योरसेल्फ 10th मूविंग टू 11th बेसिक से जेई तक, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कराऊंगी आज का सेशन की मैटर क्या होता है एंड वी आर गोइंग टू इन द एंड वी आर गोइंग टू डू द जेई PYQs ऑफ 2025, 24, 23। ओके तो आप खुद में इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि मैम इस छोटे से सेशन में पहला ही सेशन था ब्रिज कोर्स का एंड हमने जेई के लेटेस्ट PYQ सॉल्व किए हैं। All that I ask from you कि छोटा सा सेशन होगा, नॉट वेरी लेंथी, तो पूरा सेशन आपको अटेंड करना है। सिट विद अ पेन एंड पेपर एंड चेक योर रिटेंशन, ठीक है, कि आप कितना परसेंटेज सेशन वॉच करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लास 11 से ही अपना रिटेंशन बनाए बिकॉज 2 साल बाद आपको जो एग्जाम देना है, ट्रस्ट में ये 2 साल ऐसे निकलते हैं, यू विल नॉट इवन रियलाइज दैट। ओके तो पूरा सेशन मेरा बहुत अच्छे से अटेंड करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद द मोल कॉन्सेप्ट। तो जल्दी से everyone gives a thumbs up in the chat box. Come on. हाँ जी चैट में थम्स अप आ जाना चाहिए और यू कैन ऑल्टरनेटिवली डू कमेंट्स आल्सो, ठीक है। तो आज हम ये चीजें करेंगे। आई थिंक आपको आइडिया लग गया है मोल कॉन्सेप्ट हम ब्रिज कोर्स में कर रहे हैं। सबसे पहले मोल इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि क्लास 11th 12th में फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन काफी हाई वेटेज रखता है और उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक में भी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, यू कैन हेट इट, यू कैन लव इट, यू कैंट इग्नोर इट, ठीक है। और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई विल नॉट लेट यू हेट दिस, ट्रस्ट मी। ओके तो बस आपको पूरा सेशन अटेंड करना है ईमानदारी से। ओके चलो आगे चलते हैं। अब देखो जितने भी हमारे सेशंस होंगे, राइट, जितने सेशंस होंगे बेटा, तो उनके नोट्स कहाँ अवेलेबल होते हैं? तो जो हमारे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, बिकॉज ये आपका पहला सेशन है, तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जो नए होंगे चैनल पे, तो उसके लिए ये एक बार चीजें सुन लो कि आपको हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे। देखो एक तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिंक ऐड कर देते हैं सेशन के बाद, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। उसके अलावा आप टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, ठीक है। ये जो व्हाट्सएप चैनल है इसमें आप अपने टारगेट के हिसाब से, ठीक है, ग्रेड 11 12 के लाइक वी हैव मेड जस्ट 1 चैनल, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पे आपको एकेडमिक वीडियोस मिलेंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे, यू विल बी गेटिंग रीसेंट अपडेट्स ऑफ द सेशन एंड नोट्स एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो आप इनमें से कोई चैनल, अगर आप जिस भी मीडियम पे हो, टेलीग्राम पे नहीं हो तो यहाँ पे ज्वाइन कर लो, यहाँ नहीं हो तो इसे ज्वाइन कर लो, बिकॉज आपको सिस्टमैटिकली सारे PDFs मिलते रहेंगे। ओके छोटा सा मीम है, मीम के साथ स्टार्ट करेंगे हम। क्लास 10th से पहले और क्लास 10th तक केमिस्ट्री बस आसानी लगती है ना। एनसीईआरटी में 2-4 पन्ने का चैप्टर होता है, बस पढ़ लो सॉलिड लिक्विड गैस, उसका डिफरेंस, अच्छा केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग, हिडन ट्रायल से बहुत छोटी मोटी चीजें होती हैं। जैसे 11th में जाओगे तो बस केमिस्ट्री निकल गई हाथ से, है ना। ये कब होता है? जब आपका स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होता 10th से 11th। सो ये जो गैप है ना, ये गैप को फिल करने के लिए ही बेटा वी आर हैविंग ब्रिज कोर्स, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैम ये तो पहला चैप्टर नहीं है, मुझे नहीं ब्रिज कोर्स लगाना, मुझे तो पहला चैप्टर करना है एनसीईआरटी का। नहीं, वापस इसे आके देखोगे तो बढ़िया है, सिस्टमैटिकली चलो। अभी से ब्रिज कोर्स अगर तुमने लगा लिया, इस ब्रिज कोर्स के लगभग 4 सेशंस केमिस्ट्री के होंगे, ठीक है। चारों ही सेशंस अत्यंत इंपॉर्टेंट होंगे। नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगी, जेईई PYQs कराऊंगी और बिल्कुल 9th-10th के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब वो ट्रांजिशन खत्म होगा तुम खुद आके मुझे थैंक यू बोलोगे कि मैम थैंक यू, अब यहाँ पे इन चीजों को देख के मैम डर नहीं लगता है, सारा बेसिक मैम क्लियर है। सो दैट इज द आइडिया। तो एवरीवन गिव अ थम्स अप एंड टेक अ प्लेज। अभी प्लेज लो कि यस मैम हम पूरा सेशन लेंगे। तो सबसे पहले कमेंट में मुझे हर बच्चे का, जो हर वो बच्चा जो सीरियसली क्लास ले रहा है बेटा, उसका प्लेज का कमेंट दिख जाना चाहिए। यस I take a pledge not just to complete this session, but पूरे ब्रिज कोर्स को मैंने कंप्लीट करना है। उसके बाद ही we will officially start क्लास 11th का पहला चैप्टर, ठीक है। ओके चलिए, चलो उसके बाद बेटा नेक्स्ट चीज देखो, मोल कॉन्सेप्ट का वेटेज
क्या मोल कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है मैम? यस, मोल कॉन्सेप्ट से आपके जेई एग्जाम के अंदर, ठीक है, जेई एग्जाम के अंदर आपको मिलता है, जेई मेंस की अगर मैं बात करूं, मेंस में ज्यादा वेटेज होता है, तो जेई मेंस में आपको 2 to 3 क्वेश्चंस तक मिल जाते हैं। 2 to 3 क्वेश्चंस तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेई मेंस के अंदर। यस, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो दैट गिव्स यू 8 से 12 नंबर। अच्छा, एडवांस के लिए देखो, एडवांस के लिए मोल कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट इनडायरेक्टली उसके क्वेश्चंस होते हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज कर लिया रिएक्शन में, इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन में डाल दिया, बट आएगा जरूर। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको करना ही पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स मोल कॉन्सेप्ट से पहले टू हैव अ नॉलेज ऑफ जो क्लास 11th 9th में करते थे बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो इतनी बातें करेंगे, इससे ज्यादा वी विल नॉट बी डूइंग यहाँ वहां की बातें, तो सीधा हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th में आपने एक शब्द पढ़ा था, मैटर। यस, और इस मैटर को सब लोग जानते थे, अरे मैम मैटर क्या होता है, तुम भी मैटर करते हो, है ना, तुम भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूं। कोई ऐसी चीज आपके आसपास जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, जिसका कुछ मास हो, यही पढ़ते थे ना, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, जिसका कुछ वॉल्यूम हो, जो कुछ मास कैरी करता है, और उसको हम किसी भी 5 सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, वो मैटर होता था। सिंपल भाषा में कहें तो जो भी स्टफ है अपने आसपास वो मैटर है, अगर वो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। जैसे पेन, ये स्क्रीन, तुम्हारा मोबाइल फोन, है ना, तुम्हारी टी शर्ट, तुम खुद, तुम्हारी चेयर, तुम्हारा टेबल एंड सो ऑन, सो दैट इज मैटर। काफी चीजें मैटर नहीं भी होती हैं, जैसे वैक्यूम है ना, एयर है, एयर इज हैविंग पार्टिकल्स, तो एयर वुड बी मैटर। बट अगर मैं लाइट की बात करूं, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो मैटर नहीं होगा, है ना। तो समझते हो, छोटी छोटी चीजें, फीलिंग्स, दे आर नॉट मैटर। तो हमने पढ़ा है क्लास 9 में कि जो मैटर होता है ना, ये पंच तत्व से मिलके बनता है। व्हाट आर दोस पंच तत्व? वाटर, अर्थ, आकाश, एयर एंड फायर, है ना। तो मतलब पहले की थ्योरी ये थी कि भाई कोई भी अगर मैटर है उसमें एलिमेंट्स होते हैं, राइट, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका हमने मैटर पे फर्दर स्टडी किया कि मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो वी गॉट टू नो, ये 9th की चीजें हैं, है ना। इससे आगे हमें बढ़ना है। अब ये नहीं कि फिर से कॉपी में लिखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस क्या है, प्योर सब्सटेंसेस को डिफाइन करेंगे, मिक्सचर को नहीं। ये आइडिया हम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि आप क्लास 9th में यहाँ से निकलते हैं, इसको हम आगे डायसेक्शन करके चीजों को पढ़ते हैं, राइट। तो फिर आगे हम बात करते हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे। वी स्टडी मिक्सचर्स एंड द प्योर कंपाउंड्स, ऑल दैट थिंग, ठीक है। हम कहां से स्टार्ट करेंगे इस ब्रिज कोर्स के अंदर, इसके आगे की चीजें, ठीक है। तो इसके आगे की चीजें क्या? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, ठीक है। एटम्स कंबाइन करते हैं क्यों और कैसे, व्हाई डू एटम्स कंबाइन एंड हाउ डू दे कंबाइन, है ना, व्हाई एंड हाउ डू एटम्स कंबाइन। अगर इसका आंसर मिलता है आपको तो आप केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से समझ पाते हैं, राइट। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए हमारे पास ये 5 लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस होता है। देन वी हैव गेल-यूसैक्स लॉ, ठीक है। उसके बाद वी हैव एवोगाड्रोस। एक और लॉ है जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो आगे जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फॉर्मली अपना 11th का, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन करेंगे। चाहते हो तो यहाँ मैं एग्जाम्पल के थ्रू से भी समझा दूंगी, ठीक है, बट वो भी है, लिखना चाहो लिख सकते हो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो भी आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। पहले ऊपर के लॉज देखो, ये बेसिक लॉज है दैट यू शुड नो, ओके फाइन। चलिए आ जाओ, तो प्लीज ध्यान देना, सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत सिंपल सा लॉ है। लॉ कहता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो भी आपने इनिशियल मास रिएक्टेंट्स का लिया होगा, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट्स का मास जब आप चेक करोगे वो रिएक्टेंट के मास जितना ही होना चाहिए। यानी कि कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में जो मास हो वो कंजर्व्ड रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमने ना कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, लाइमस्टोन, इसको मार्बल भी बोलते हैं, सॉलिड है ये, ओके।
हमने इसको हीट कर दिया, तो जब हीट करते हैं टूट जाएगा, डीकम्पोज करेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड देगा हमें, और साथ में क्योंकि कार्बोनेट में CO2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है जैसे हम इसे हीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ध्यान रखना, आपको ये रिएक्शन क्लोज सिस्टम में करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम क्लोज सिस्टम के अंदर करेंगे, वरना ऑब्वियसली गैस तो एस्केप आउट हो जाएगी, गैस एस्केप हो जाएगी तो मास कैसे कंजर्व रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर आप मास निकालेंगे इसका, अगर हमारे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम लोग हीट करते हैं, है ना, डीकम्पोज करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट भी टोटल 100 ग्राम ही मिलना चाहिए, चाहे 2 प्रोडक्ट्स हैं 3 है, वी शुड गेट टोटल 100 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये कैसे होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम मिलेगा, आगे हम इसको कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। कैल्शियम का 40 होता है, ऑक्सीजन है 16, ठीक है, 56 ग्राम अगर ये मिला है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी विल डू दैट। अब एक रैंडम एग्जांपल है कि अगर मान लो आपने रिएक्शन से पहले 100 ग्राम रिएक्टेंट लिए हैं, तो रिएक्शन के बाद भी अगर आप चेक करो आपको 100 ग्राम ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, देखो 56 एंड 44, दैट कम्स आउट टू बी 100 ग्राम। बस यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और बेटा ये पता है कब होता है, ये तभी अप्लाई है, इस लॉ को आप तभी फॉलो कर सकते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होती है। यस, ठीक है, तो जब कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड होती है, तो इसीलिए जो बैलेंसिंग का टॉपिक दिया गया था ना कि केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग क्यों करते हैं, वो इसीलिए दिया गया था ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराया जाए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो अच्छा, एक लिमिटेशन तो समझ गए, तो ये लॉ कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास हमेशा कंजर्व रहना चाहिए, सिंपल है। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है हमारी, वो इस लॉ को फॉलो नहीं करती, एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ मास बेटा एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होके चला जाता है, तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी को यूज करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शंस फॉलो नहीं करती। जो अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन, तो जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है ना, जैसे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो वो टाइम के साथ क्या करता है, अपनी मास को एनर्जी के फॉर्म में लूज आउट करता रहता है ना, ताकि वो स्टेबल कम अनस्टेबल सिस्टम से स्टेबल की तरफ जा सके। तो वो जो भी रेडिएशन रिलीज होती है उसमें अल्फा बीटा गामा रेज, वो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, तो उन रिएक्शंस में ये लॉ फॉलो नहीं होता, ठीक है। ओके, आई थिंक क्लियर है। अच्छा, अब इसमें एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, कोई इवन इस भी रिएक्शन को, राइट, बट आपको अगर कोई रिएक्शन ट्राई करना है CO2, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम क्लोज्ड कंटेनर के अंदर से ट्राई करें, तो जो इनिशियली मास लेते हैं वो और जो प्रोडक्ट का मास है दैट शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। चलो, पहला लॉ था, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कितने लॉज है, वी आर डूइंग इट, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट या डेफिनेट प्रोपोर्शन, बहुत सिंपल सा लॉ है ये लॉ भी बहुत सिंपल है कि आप क्या करो, अपने घर पे आप वाटर के सैंपल्स ले लो घर पे, या कहीं से भी, मान लो हम अभी मान लिया हमने पानी लिया रिवर से, ठीक है। ओके, अब हमने वाटर लिया ओशियन से, या आप मान लो आपने अपने घर के RO से पानी लिया है, ठीक है, और 1 ग्लास पानी हमने लिया सीवेज से। ये क्या है, ये सब वाटर है, ठीक है, वाटर की सोर्सेज हैं, बस वाटर को हमने 3 अलग अलग सोर्सेज से पिक किया है। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है कि किसी भी कंपाउंड को, कोई भी कंपाउंड की अगर आप बात कर रहे हो, जैसे पानी की हम बात कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका सोर्स क्या है, मतलब आपने उसे कहां से ऑब्टेन किया है, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कंपाउंड के अंदर बेटा जो एलिमेंट्स का रेशो होता है, एलिमेंट्स का कौन सा रेशो, मास रेशो होता है, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। मतलब मैम समझ नहीं आया, मतलब देखो, जैसे पानी के सैंपल की बात करूं तो पानी में है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। अगर पानी के मॉलिक्यूल में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशो निकालें, तो देखो 2 हाइड्रोजन इन सब में ही हम निकाल लेते हैं, आ जाओ,
यहाँ लिखते हैं, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो निकालेंगे अलग अलग सैंपल में। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है, एक का मास अगर 1 है तो 2 का होता है 2 यूनिट्स, ठीक है। ऑक्सीजन का मास होता है 16। यहाँ पे भी देखो 2 हाइड्रोजन का मास 2, 1 ऑक्सीजन का 16, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन का मास 2, 1 ऑक्सीजन का 16। तो अगर आप देखो ये रेशियो सारे सेम आए हैं, दैट इज 1:8, 1:8। बस यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कि कभी भी किसी केमिकल सब्सटेंस यानी एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय मास में होते हैं। तो आप पानी कहीं से भी उठाओ, किसी भी जगह से आप पानी उठाओ, तो यू आर गोइंग टू सी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में हमेशा एक फिक्स्ड मास रेशियो के अंदर ही कंबाइंड होंगे। ये लॉ कहाँ नहीं लगता है, जो आइसोटॉप्स होते हैं वो इसको फॉलो नहीं करते। जैसे आपने वाटर ले लिया H2O और हैवी वाटर ले लिया, हैवी वाटर इज D2O। तो अगर हाइड्रोजन का आपने आइसोटॉप ड्यूटेरियम ले लिया तो मास रेशियो कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। आइसोटॉप्स पे इसको नहीं लगा सकते हैं, बट यस वैसे कंपाउंड्स आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, राइट, ओके। चलो ये 2 लॉज। उसके बाद देखो थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, देखो सिंपल है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से अगर आपके पास, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल ले रखा है, कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके आप 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। देखो 2 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनको कंबाइन करके हमने एक कंपाउंड बनाया H2O, ठीक है, ओके। एक और कंपाउंड हमने बनाया H2O2। तो अब अगर मैं H2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मास रेशियो लिखूं, दैट इज 2:16, ओके। H2O2 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मास रेशियो देखो, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन के लिए 32 है ना, 1 ऑक्सीजन का मास अगर 16 है, 2 का 32, ओके। अब देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के हिसाब से एक अगर 2 एलिमेंट्स आपस में मिलके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए, तो एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स्ड कर दे, देखो एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स्ड कर दे, फिक्स्ड हम किसका मास कर रहे हैं, हाइड्रोजन का। देखो हाइड्रोजन का मास हमने फिक्स्ड कर दिया है दोनों कंपाउंड्स में, तो जो बाकी के जो एलिमेंट है ना, उनका रेशियो अगर मास का लिया जाए वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा हमेशा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन का मास रेशियो अगर हम यहाँ निकाले 16/32, दैट इज 1:2। तो ये रेशियो की वो बात कर रहा है, ये हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। जैसे देखो ये एग्जाम्पल समझो, कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन को मिला के हम CO2 और CO दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो आप, CO2 के अंदर कार्बन तो 12 पार्ट्स में है, CO2 में कार्बन इज 12 और 2 ऑक्सीजन 32, 12:32। और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16। तो एक एलिमेंट का मास तो फिक्स हो गया, कार्बन तो फिक्स है। तो ऐसे में अगर आप ऑक्सीजन का रेशियो 32:16 निकालेंगे, वो सिंपल होल नंबर रेशियो आया। यही ये बोलता है, ठीक है, कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं आपके पास कभी भी, जैसे हमने यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केस लिया था, अगर आप पूरी रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं H2 और O2 को अगर हम मिक्स करते हैं गैसेस को, वी कैन गेट वाटर H2O2। बैलेंसिंग का तरीका थोड़ा अलग होगा, बट यस अगर कभी भी 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए, एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स्ड है तो दूसरे एलिमेंट की रेशियो दोनों कंपाउंड्स में हमेशा सिंपल होल नंबर होती है। अच्छा ये भी हम आइसोटॉप्स में नहीं लगाएंगे, आइसोटॉप्स के केस में इट विल नॉट फॉलो, ओके। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट थर्ड लॉ इज बेटा गे-ल्यूसैक्स लॉ। काफी इंपॉर्टेंट लॉ होता है और बहुत सिंपल है, बहुत आसान लॉ है। गे-ल्यूसैक्स लॉ ये कहता है कि जब भी गैसेस कंबाइन करती हैं या फिर और दे प्रोड्यूस किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मतलब कभी कोई केमिकल रिएक्शन है उसमें गैसेस को कंबाइन कर रहे हो या गैसेस एज अ प्रोडक्ट मिल रही है, मतलब गैस रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हमेशा सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम के अंदर कंबाइन करेंगे अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को सेम कर दें। टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम हो, ठीक है, तो जब गैसेस कंबाइन करते हैं या रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं हमेशा सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में होंगे, प्रोवाइडेड सारी गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर हो। जैसे यहाँ हमने H2O2 से वाटर बनने का एग्जाम्पल लिया है, या फिर आप कोई और एग्जाम्पल ले लो, आ जाओ। जैसे देखो हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन लेते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करता है, बैलेंस रिएक्शन लिख रही हूँ, टू गिव अमोनिया। इसको अप्लाई करने के लिए आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, ओके चलो। तो देखो नाइट्रोजन की अगर वॉल्यूम देखें तो एक पार्ट वॉल्यूम है, वॉल्यूम का एक पार्ट इसका
3 parts volume of hydrogen combined to give 2 parts volume of ammonia. ठीक है, तो ये रेशो क्या है 1:3:2. बस इसी की बात कर रहे हैं कि ये रेशो हमेशा सिंपल रेशो होती है वॉल्यूम की अगर आपने टेम्परेचर प्रेशर सेम लिया है. सेम टेम्परेचर प्रेशर पे मैंने रिएक्शन कराई है तो द रेशो देखो गैसेस जिस रेशो में कंबाइन हो रहे हैं वो फिक्स्ड है. ठीक है, चलो आखिरी लॉ इज एवोगाड्रोस लॉ. एवोगाड्रोस लॉ ये कहता है कि अगर मान लो आप क्या करते हैं, देखो 3 कंटेनर्स ले लेते हैं आप. एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया हमने, एक में ऑक्सीजन और एक में हमने नाइट्रोजन ले लिया. ठीक है, और हमने क्या किया इक्वल वॉल्यूम्स ले ली, मतलब 2 लीटर का कंटेनर है सारा, ईच 2 लीटर्स. ठीक है, सेम वॉल्यूम है. अच्छा, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है, सेम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है. तो जितने मॉलिक्यूल्स आप ये देखेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स इस हाइड्रोजन के होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के और उतने ही मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के होंगे, यानी मोल्स बराबर होंगे. तो सिंपल लॉ है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस under similar conditions या same conditions of temperature and pressure will contain equal number of moles या molecules. ठीक है, तो वॉल्यूम देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स जो उनके होंगे. अगर 2 अलग अलग केसेस हैं तो आप कह सकते हो V1/N1. ये कैसे बनेगा, देखो V/N कांस्टेंट हो गया है ना, यहाँ से V/N अगर कांस्टेंट है तो V1/N1 V2/N2 के बराबर होगा. तो ये एवोगाड्रोस लॉ है, एवोगाड्रोस लॉ. ठीक है, तो ये आपके कुछ लॉज हैं जो आपके केमिकल रिएक्शंस में कैसे एटम्स कंबाइन होते हैं, एलिमेंट्स क्यों होते हैं, उसको एक्सप्लेन करता है. ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. वैसे आप अभी चाहो तो इसको स्किप करके चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी, कर सकते हो, बट देख लो. देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो तो कर लिया हमने, रेसिप्रोकल. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, इसको एग्जांपल से समझाती हूँ. आ जाओ, देखो एग्जांपल है, जैसे मान लो आपके पास ना 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके प्रोड्यूस करता है मीथेन. मान लो कार्बन हाइड्रोजन से मिलके प्रोड्यूस करता है मीथेन. ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मान लो मिलके प्रोड्यूस कर रहा है CO2. ओके, तो क्या करो, कार्बन हाइड्रोजन का मास रेशियो निकालो मीथेन में. कार्बन, एक कार्बन का मास 12, 4 हाइड्रोजन का 4. ठीक है, इधर आ जाओ. कार्बन ऑक्सीजन का निकालो, एक कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन 32, 32. ठीक है, तो ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर जैसे आपने एक एलिमेंट है ना, कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके मीथेन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 बनाता है. अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलके बना रहे हैं वाटर, है ना, ये आपस में मिलके वाटर बना रहे हैं, तो इनका मास रेशियो निकालो 2:16. ठीक है, तो ये लॉ ये कहता है कि अब यहाँ पे जैसे मीथेन और CO2 के अंदर अगर आप देखो कार्बन का मास फिक्स्ड है ना, मीथेन और CO2 के अंदर अगर आप देखो तो कार्बन का मास मेरा फिक्स्ड है. देख सकते हो, देखो कार्बन के 12 पार्ट्स मैंने फिक्स कर लिया, इधर भी 12. तो इनके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो निकालो. देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो अगर हम यहाँ से निकालें तो ये कितना आएगा, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो यहाँ से बनेगा 4:32, 1:8. ठीक है, और यहीं से अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो था और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलके जो वाटर बनाया है इसमें इनका मास रेशियो निकालो. देखो या तो ये हमेशा सेम आएंगे या फिर एक दूसरे के मल्टीपल आएंगे, है ना, मल्टीपल आएंगे. तो यही लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था. मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, इस लॉ को भी छोड़ सकते हो, जब मैं क्लास 11th का मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तो इस पे हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे. बट जस्ट टू गिव एन आइडिया कि सारे लॉज आप देख सकते हो, तो मैंने बता दिया कि जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर मीथेन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2 बना रहा है, तो इसमें कार्बन, इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन का मास अगर फिक्स्ड कर दे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस मास रेशियो में है, 1:8. और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं उसमें भी उनका रेशो जो है या तो वो सेम आता है या एक दूसरे का मल्टीपल आएगा, सेम या मल्टीपल आएगा. ठीक है, तो ये सारे लॉज होते हैं आपके. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एंड देन वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, फिर उसके बाद हम एटॉमिक मास को समझने के बाद मोल कॉन्सेप्ट के टॉपिक पर जाएंगे. ठीक है, आ जाओ.
तो ये बेसिक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो एक सवाल है, कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है दे कंटेन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म H2O2 एंड वाटर, जिसमें 5.93 और इतना % हाइड्रोजन है। ठीक है, देखो कहता है H2O2 के अंदर हाइड्रोजन का मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दे रखा है, वो कितना है 5.93। ओके, तो एक बात बताओ, अगर इतना हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन का निकाल सकते हो? बोलो कैसे? टोटल परसेंटेज तो 100 होगा ना, 100 में से 5.93 सब्ट्रैक्ट करके, सॉरी मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगा ये। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हो, बोलो 100 माइनस 5.93। यस मैम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा 94.07। आंसर देते रहो चैट में। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें वाटर के अंदर क्या डेटा दे रखा है, वाटर में दे आर सेइंग कि मास परसेंटेज हाइड्रोजन का दे रखा है, सीधा ऑक्सीजन का लिख रही हूँ। ऑक्सीजन का कितना होगा, 100 में से हाइड्रोजन का मास परसेंट है 11.2%। निकाल सकते हो 100 माइनस 11.2, ये कितना होगा 100 माइनस 11.2, जल्दी बताओ चैट में। 88.8, गाड़ी का नंबर 88.8 यस परसेंटेज। ठीक है, ओके अब देखो हमें मास परसेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिल गया। तो कहता है ये डेटा किस लॉ की बात करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो नहीं है, जाहिर सी बात है। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है क्या? हो सकता है, देखो ऐसा कुछ तुम्हें याद आएगा कि दो एलिमेंट्स मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो देखते हैं कभी मल्टीपल प्रोपोर्शन ना हो, है ना। तो मैम क्या मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकता है? तो हम इसको निकालेंगे। देखो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मास रेशियो निकालेंगे दोनों में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की H2O2 में मास रेशियो कितनी है? हाइड्रोजन देखो 5.93 इस टू 94.0 से आप रफली मतलब रफ एस्टिमेट से निकाल सकते हो। ठीक है, और वाटर में कितना है ये, दैट इज हाइड्रोजन का 11.2 इस टू 88.8। तो देख लो कितना आ रहा है ये वैल्यू। हाँ जी, यहाँ पे तो 1:8, सिंपली 1:8 नॉर्मल कैलकुलेशन से पता चल रहा है। यस है ना, और 1:2 मतलब 1:, हाँ 11:8 पे आप कैंसिल कर सकते हैं। हाँ जी, दोनों में ही 1:8 आ रहा है क्या बताओ? नहीं, इसमें 1:16 आएगा। देखो 5.936 ऑलमोस्ट 94, तो 1:16 आएगा ये। ठीक है, 1:16 आएगी रेशो, बताओ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और ये अप्रोक्स 1:8। हाँ, तो ये रेशो देखो आपस में H2O2 में और H2O में, अगर हाइड्रोजन का मास मान लो हम बोल रहे हैं फिक्स्ड है, हाइड्रोजन अगर फिक्स्ड मास के अंदर है तो आप देखो ऑक्सीजन के मास की रेशो 16:8 है ना। ऑक्सीजन की रेशो बेटा 16:8 आ रही है, दैट इज 2:1। सिंपल होल नंबर रेशो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यस बोलो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, यस और नो? हाँ जी बताइए, यस बोलो। ठीक है, कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कि इससे पता चलता है कि आप लॉ को समझ सकते हैं ना। लॉ आपने समझ लिया, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन मैंने थोड़ा सा बताया था, है ना, उसके क्वेश्चंस अभी करने की जरूरत नहीं है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अभी मैंने दिखाया कि दो एलिमेंट्स अगर मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दे तो दूसरा एलिमेंट दोनों कंपाउंड्स में सिंपल होल नंबर रेशो में होता है, विच वी प्रूव्ड। यहाँ H2O2 में H2O में ना हमें हाइड्रोजन का मास परसेंट दे रखा था, 100 में से निकाल के हमने ऑक्सीजन का मास परसेंट निकाला। अब दोनों के मासेस को यूज करके हमने रेशोज निकाल के चेक कर लिया, सिंपल था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक सैंपल है कैल्शियम कार्बोनेट का which has the following percentage composition. Okay, if law of constant proportion is true, then mass of calcium in 4 gram of a sample of calcium carbonate is. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कहना यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट है कोई कंपाउंड किसी भी सोर्स से हो, तो जो अलग अलग एलिमेंट्स है ना,
जिस मास रेशियो में प्रेजेंट होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है। आप कैल्शियम कार्बोनेट में कहीं से भी उठा लो, वो जो रेशियो है एलिमेंट्स का वो फिक्स्ड होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ से कैल्शियम अगर 40% है तो हमें पता है कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हम ले, है ना, मास परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम अगर आपने सब्सटेंस लिया, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 40 ग्राम कैल्शियम है। ये कैसे पता चला मुझे बेटा? कभी भी मास परसेंटेज दिया होता है तो परसेंट का मतलब ही 100 पार्ट्स में निकालते हैं। तो मास परसेंटेज होता है कि अगर 100 ग्राम हमारे पास सब्सटेंस है या सोल्यूशन, तो उस 100 के अंदर कितना सोल्यूट पड़ा हुआ है। तो ये परसेंटेज कार्बन की, कैल्शियम की ये बताती है कि 100 ग्राम सैंपल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 40 ग्राम है, ठीक है, कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन 48 ग्राम है। तो उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 40 ग्राम कैल्शियम है ना। तो ये कहता है कितना कैल्शियम है 4 ग्राम सैंपल में। तो अगर 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसमें बताओ 40 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, यूनिटरी मेथड इनटू 4 ग्राम, बता सकते हैं? बोलो 160 अपॉन 100, दैट इज 1.6 ग्राम। इजी कर सकते हैं, बताओ? यस, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1.6 ग्राम। इजी है, यस। चलो नेक्स्ट देखो, एक और क्वेश्चन कहते हैं 5 लीटर ऑफ अ गैस व्हिच कंटेन्स 0.965 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस अगर क्वांटिटी इज इंक्रीज टू 1.8 मोल्स। अज्यूम करिए प्रेशर और टेम्परेचर हेल्ड कांस्टेंट। तो एवोगाड्रोस लॉ को यूज कर सकते हैं अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है हमने, है ना। तो अगर हमने उसको अप्लाई किया तो वी नो दैट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के, एंड वी नो V1 by N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन N2। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 दे रखा है 5 लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स उसके रिस्पेक्ट में है 0.965, राइट। अच्छा, N2 कितना है? नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर दिए हैं 1.80 मोल्स, और ये आपसे फाइनल वॉल्यूम पूछ रहे हैं, बता दो। फाइनल वॉल्यूम वुड बी 9.33 लीटर्स होगा इफ यू सॉल्व दिस, ठीक है, 9.33 लीटर्स। चेक योर कैलकुलेशंस एक बार देखो, ठीक है बेटा। ऐसी कैलकुलेशंस में आपको क्विक होना पड़ेगा। तो मेरा एक पर्सनल टिप है आप सबको कि जब भी आप लोग कैलकुलेशंस करते हैं, आप अभी 11th में आए हैं, तो बिल्कुल कैलकुलेटर्स की हैबिट मत लगाना, ठीक है। जितना हो सके ट्राई टू डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा बट इट विल प्रिपेयर यू फॉर द डे, ठीक है। जिस दिन आपका जेई का एग्जाम है उस दिन आपको कैलकुलेटर्स नहीं मिलेंगे, तो वो बहुत एक इशू होता है बच्चों को, कॉन्फिडेंस की कमी। इफ यू कीप ऑन यूजिंग कैलकुलेटर्स, तो जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन आप 2+2 क्या है वो भी गलत कर देते हैं, है ना। तो इट्स, आई एम नॉट सेइंग हमें कभी भी यूज मत करो, बट कीप अ फेयर वेटेज की मैं सारे क्वेश्चंस हमेशा 2 साल कैलकुलेटर्स पे तो नहीं रिलाई करने वाली हूँ, है ना। तो प्लीज थोड़ा खुद से कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना। फिजिकल केमिस्ट्री इज मेनली अबाउट कॉन्फिडेंस, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट योर कैलकुलेशंस, तो उससे काफी फर्क पड़ता है एग्जाम में, ठीक है, एंड सेव्स टाइम आल्सो। तो ये सारे लॉस थे, लॉस पे कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिया, तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर है सबको, ठीक है। तो एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, क्यों कंबाइन करते हैं, वी हैव सीन दैट पार्ट, ओके। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। इसमें कुछ ट्रिक्स दूंगी मैं एलिमेंट्स को याद करने के लिए। बहुत सिंपल सी चीज है, तुमने सुना होगा एक एटम का मास ही एटॉमिक मास होता है ना, कि एक एटम का कितना मास है, दैट इज इट्स, ये क्वेश्चन तो हो गया था अपना, एटॉमिक मास। अब बात समझो, एक हाइड्रोजन एटम का मास पता है तुम्हें? मास ऑफ, अगर हम एक हाइड्रोजन एटम के मास की बात करते हैं तो दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। अब ऐसे लिखने में तो आसान लगता है, बट समझो अगर हम इसको डेसिमल्स में लिखते हैं ना, 0.0000 कितनी जीरोस आएंगी 0.167 के लिए, है ना। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम पढ़ते ही पता चलता है एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर, है ना। तो अगर तुम्हें कोई बोले 118 एलिमेंट्स का ऐसा मास का डेटा याद रखो, तो कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ह्यूमन माइंड के लिए हमेशा होल नंबर्स को ध्यान रखना आसान होता है। तो यहाँ पे बेटा ये जो एटॉमिक मास का तरीका था ना, दिस वाज नॉट वेल एडॉप्टेड। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि किसी एक स्टैंडर्ड, किसी एलिमेंट को स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी एलिमेंट्स का मासेस बताएंगे। इट्स वेरी सिंपल। जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो जो वेंडर होते हैं उनके पास एक वेइंग मशीन के साथ साथ उनके पास एक वेट होता है ना। आपने देखा होगा कि ये वेट 1 किलो का है, 2 किलो का है, 5 किलो का है,
तो वो एक स्टैंडर्ड वेट है ना, दैट इज वी नो कि ये 1 kg के इक्वल है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो सब्जी को तराजू के ऊपर तोल के देते हैं तुम्हें, है ना। तुम्हें 2 किलो अगर जैसे आलू मांगे तो 2 किलो का वेट होगा उसके ऑपोजिट, तो उसके रिस्पेक्ट में उसको मेजर करके दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह एटॉमिक मास के लिए एक रिलेटिव एटॉमिक मास को निकाला गया था कि होल नंबर्स में मासेस को पढ़ने के लिए सिंपल तरीका है कि आप क्या करिए, एक स्टैंडर्ड मान लीजिए किसी एलिमेंट को, उस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में बाकी सबके मासेस बताइए, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड कौन था, विल अंडरस्टैंड दैट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को देने का कॉन्सेप्ट ही ये था, ठीक है। हम क्या बताते थे, मास किसी एलिमेंट का विद रिस्पेक्ट टू फिक्स स्टैंडर्ड, ठीक है। जो फिक्स स्टैंडर्ड हमने लिया था दैट वाज कॉल्ड एज AMU, 1 AMU। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। अब स्टैंडर्ड के लिए बहुत अलग अलग डाल्टन थे, वो कहते हैं हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड ले लो, उसके बाद ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया गया। फाइनली जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड था वो क्या था, वो कार्बन 12 था। वो भी कैसे, देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट को बोला गया कि अगर आप एक कार्बन 12 एटम ले लें, ठीक है, जैसे आपने एक एटम ले लिया है कार्बन का कौन सा, कार्बन के तो आइसोटॉप से 3, कार्बन 12, वो कार्बन का आइसोटॉप जिसका मास 12 होता है, उसको स्टैंडर्ड लिया, ठीक है। इस एलिमेंट को ले लो और इसके 12 टुकड़े कर दो, रफली बस मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इसको अगर मान लो हमने 12 इक्वल पीसेस में काटा, तो जो एक पीस निकल करके आया था उस एक पीस को 1 AMU बोला गया था कि ये जो एक पीस है ना ये 1 AMU होगा, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं, इतना तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जो हमें रियल मोल पढ़ना है, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए, तो 1 AMU क्या था, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप, ठीक है। तो मतलब कार्बन 12 के एटम के अगर हम 12 टुकड़े कर दे बराबर, तो एक जो टुकड़ा निकलेगा वो एक AMU था, 1 एटॉमिक मास यूनिट, या इसको यूनिफाइड यूनिट भी बुलाते हैं, तो 1U भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिफाइड यूनिट। तो ये अंदाजा था। तो कैसे, जैसे आपने 1 AMU को तराजू के एक तरफ रख लिया, ठीक है, और बाकी जिस एलिमेंट का मास निकालना है उसे दूसरी तरफ रख लिया, तो ऐसे इसके रिस्पेक्ट में हमने बाकी सारे एलिमेंट्स के मासेस निकाले हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी हैव रिटन, एक एटॉमिक मास 1 AMU किसके बराबर है, ठीक है। देखो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब ये जो वैल्यू निकल कर आती है 1 AMU की ग्राम्स में, ये वैल्यू किसके बराबर होता है, 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छा है, तो मैं फिर से यहाँ लिख देती हूँ। देखो 1 AMU को अगर ग्राम्स में लिखेंगे तो 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम्स होता है, ठीक है। और बहुत देखो मजे की बात पता है क्या है, अगर आप एवोगाड्रो नंबर का रेसिप्रोकल लोगे ना 1/Na, तो वो इसी के बराबर आता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, लाइक वी कैन से 1 AMU जो है ना, ये 1 एवोगाड्रो नंबर के ही बराबर आता है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होती है, 1/6.022 into 10⁻23, ठीक है, ग्राम से मैथमेटिकली। इसको एवोग्राम भी बुलाया जाता है, ठीक है। 1/Na को 1 एवोग्राम भी बुलाते हैं, एवोग्राम। तो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज नोन एज एवोग्राम, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल ही 1 AMU के बराबर आता है मैथमेटिकली। तो इसको स्टैंडर्ड लेके बाकी सारे एलिमेंट्स का मासेस इस 1 AMU के ही रिस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का असल मतलब क्या है मैम, फिर जैसे मैंने अभी बताया, आप किसी एलिमेंट का मास निकालते हैं, है ना, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU। तो जो हमने 1 AMU बनाया था ये स्टैंडर्ड था। जैसे हर्ष सर है ना, हर्ष सर की हाइट कितनी है, अगर हम हर्ष सर की हाइट को स्टैंडर्ड मान ले और फिर तुम मुझसे पूछो मैम आपकी हाइट कितनी है, अब्दुल सर की हाइट कितनी है, तो मैं हर्ष सर के रिस्पेक्ट में बताऊंगी। अगर हर्ष सर की हाइट मान लो मैंने बोला 10 है, ठीक है, तो तुम मुझसे पूछोगे तो मैंने बोला मेरी हर्ष से हाफ है, लेट्स से हाइट, तो यू विल नो कि हाँ 5 होगी, है ना। अब्दुल सर की मैंने बोला ट्वाइस है तो 20 होगी। इट्स अ स्टैंडर्ड थिंग, ठीक है, कि आप किसी एक चीज को स्टैंडर्ड मान के दूसरी चीजों की वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो वो एक रिलेटिव चीज है ना, अपने रिलेटिव हाइट्स निकाली है, हमारी एक्चुअल हाइट आपको नहीं पता, राइट। तो वो एक चीज है। तो ऐसे ही हम रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज करते हैं ताकि होल नंबर्स में हम पढ़ सके मासेस को। तो कैसे, जैसे मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, एक रिलेटिव एटॉमिक मास अगर एक हाइड्रोजन एटम का मेरे को निकालना है, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, मैंने बताया भी था 1.67 into 10⁻⁻24 ग्राम।
ओके, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, ये सब क्या है, ये पूरा 1 AMU है डिनोमिनेटर में, और AMU को ग्राम्स में मैंने बताया था, है ना। तो व्हेन यू सॉल्व दिस पार्ट तो रफली आपको आएगा 1.01, और ध्यान से देखो यूनिट नहीं आती, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस होता है, ठीक है, वो रिलेटिव है, तो ऊपर नीचे जो आपने मासेस को कैंसिल कर दिया यूनिटलेस रहेगा, तो मैं ये बोलूंगी कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का वो 1 है विदाउट यूनिट्स। अगर मुझसे आप पूछोगे मैम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या है, तो फिर मैं बोलूंगी 1 AMU है। ये बात को ध्यान रखना, ठीक है, इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, उनको कभी ये बात क्लियर ही नहीं होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट लगाते फिरते हैं, भाई यूनिटलेस है, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, ये कैसे मैंने चीज बोली, देखो ये जो न्यूमरेटर में है ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, यही एटॉमिक मास है, इसी को तो एटॉमिक मास बुलाते हैं भाई, अरे यही तो एटॉमिक मास है ना, ठीक है। तो अगर मान लो मेरे को एटॉमिक मास निकालना है, देखना जरा, अगर मैं इसको निकालना चाहती हूँ एटॉमिक मास को, तो ये होगा रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU, है ना। तो मतलब एटॉमिक मास अगर मैं हाइड्रोजन का लिखूं, वो किसके बराबर है, रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU। कैसे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, AMU को U लिख सकते हैं, तो देखो एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना निकला, 1 AMU, यूनिट इसकी होती है, ठीक है, ध्यान रखना, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं वो यूनिटलेस होता है, क्योंकि वो आपको सिर्फ काउंट बताता है टोटल न्यूक्लियॉन्स का, है ना, इट्स अ यूनिटलेस थिंग। तो ये छोटी सी बात है बट पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास का एक कॉन्सेप्ट होता है, तो आई विल शो यू, चेंज द स्लाइड। देखो मॉलिक्यूलर मास को भी हम ऐसे ही निकालते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को 1 AMU से मल्टीप्लाई करके, तो उसके रिस्पेक्ट में भी हमने कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड लिया है। अच्छा, अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन है मैम कार्बन 12 को ही स्टैंडर्ड क्यों लिया था, क्योंकि एक तो मॉडरेटली रिएक्टिव है, नेचर में बहुत मिलता है, 98.99% में आपको यही मिलता है नेचर में, C12, ठीक है, कार्बन के बाकी आइसोटॉप्स में। और जब इसको स्टैंडर्ड लिया गया था तो मैक्सिमम एलिमेंट्स के मासेस जो है वो होल नंबर्स में आए थे, तो इस यही रीजन था कि इसी को स्टैंडर्ड पे आके सब एग्री कर गए थे, फिजिशिस्ट और केमिस्ट, और कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो वी एडॉप्टेड दिस, है ना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको एटम्स के एटॉमिक मासेस को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब एटम्स के एटॉमिक मासेस को जोड़ने के लिए आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए पहले 20 एलिमेंट्स के, ठीक है, पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद होने से पहले आपको उनके एलिमेंट्स ही याद होने चाहिए। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ये हैं आपकी स्क्रीन पे। याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ, अगर किसी ने कोई ट्रिक पढ़ी है बचपन में तो उसको याद रखे, है ना, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रही हूँ। याद रखना, हाय हेलो यहाँ लिख दो, लिसन इधर लिख दो साइड में, हाँ देखो आप याद रखना, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये क्या है मैम, ये पहले 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देखो हाय हेलो लिसन BBC, हाय हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। हो गए याद, ये पहले 10 एलिमेंट्स हैं विद देयर एटॉमिक नंबर, आप ऐसे याद रखेंगे, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। अगर नहीं है याद कोई बात नहीं, अगर जिसको कोई और ट्रिक पता है वो ऐसे ध्यान रखे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, इसके बाद थोड़ी फनी सी ट्रिक हो जाएगी, इधर ही लिख दो, इधर से इसको लिख रही हूँ ना, हिंदी वाला ना लिख रही हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ना मांगो, ना मांगो आलू से, ना मांगो आलू से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू कतली। वाह, मुंह में पानी आ गया, और काजू कतली, ठीक है। देखो ये पहले 10 एलिमेंट्स, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। उसके बाद आगे के 11 एटॉमिक नंबर 11 से 20 को कैसे याद रखोगे, ना मांगो आलू से पेप्सी, कोला, सोडा और काजू कतली, ठीक है। देखो
पेप्सी, यहाँ से ना मांगो आलू से पेप्सी, सोडा कोला और काजू कतली। ठीक है, काजू कतली मतलब क्या, काजू कैसे केक, पोटेशियम का सिंबल है ना के, और कतली इज लाइक कैल्शियम से ध्यान रखोगे, 2-3 बार पढ़ोगे पहले 20 एलिमेंट्स से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में है एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो देखो पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हो गए। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगो आलू से, कर लोगे आगे, ना मांगो आलू से, यस क्या नहीं मांगना आलू से पता है तुम्हें, सोडा कोला, पेप्सी, सोडा कोला और काजू कतली। ठीक है, चलो ये याद हो गया। अब हम मासेस कैसे याद रखें, एटॉमिक मासेस पहले 20 एलिमेंट्स की बता रही हूँ। तो देखो आप कैसे ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर को Z से भी लिखते हैं, है ना। आप एटॉमिक नंबर को ध्यान रखो, अगर मान लो एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का इवन है बेटा, तो उसका जो मास है एटॉमिक मास, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास डबल है उसके एटॉमिक नंबर के ट्वाइस। ठीक है, ओके। अगर मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड है, तो उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस 1, ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस 1। ठीक है, जैसे कि अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो ध्यान रखनी है, एक्सेप्शंस को मैं अलग से मार्क कर दूंगी यहाँ पर। हाँ देखो, जैसे कि अगर आप देखते हैं हीलियम है, ठीक है, हीलियम के लिए देखो एटॉमिक नंबर इवन है 2, तो उसका मास उसका डबल है, ट्वाइस ऑफ 2 दैट इज 4। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसका मास नंबर 6 का डबल 12। ऐसे ही देखो ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो मास कितना है 8 का डबल 16। राइट, तो ये अप्लाई करना सीख गए। अच्छा, इवन ऑड वाले केसेस देखो, जैसे यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर ऑड है, तो ऑड का डबल करके 1 जोड़ दो, मतलब 6 + 1 7, ऐसे है ना। ऐसे बोरोन है देखो 5 × 2 + 1 11। ठीक है, ये इनके कॉमनली नोन आइसोटॉप्स है। अगर कोई एलिमेंट आइसोटॉपिक फॉर्म में है तो जो उसकी हाईली अबंडेंट फॉर्म है उसको लिया गया है। फाइन, चलो तो ये तो क्लियर होता है। अब कुछ एलिमेंट्स है जिनके याद ही रखने पड़ेंगे। अब नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, बट मास इसका 14 होता है, डबल इसका। ओके, देख सकते हो, यस ओके। हाइड्रोजन को ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 ही होता है, कुछ बच्चे 2 इसको भी डबल कर देते हैं, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और नीचे आओगे अगर आप देखो फ्लोरीन, नियॉन को देखो, सोडियम डबल किया, एटॉमिक नंबर +1 कर दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम का डबल किया, 26 और 1 27 कर दिया। आसान है, ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, ओके। अब सल्फर देखो 16 का ट्वाइस कर दिया, है ना। क्लोरीन को ध्यान रखना है, 17 एटॉमिक नंबर है, मास इसका 35.5 है। और लास्ट में भी थोड़ा आर्गन है, जैसे 18 है इसका एटॉमिक नंबर, बट इसका मास लगभग अप्रोक्सीमेटली 40 वी वुड बी यूजिंग। ठीक है, एंड देन वी हैव कैल्शियम डबल 40। तो कुछ एलिमेंट्स को तो ध्यान रखना है आपको अलग से। ठीक है, बेरिलियम को भी ध्यान रखना, देखो 4 है इसका एटॉमिक नंबर, बट इसका जब मास हम चेक करते हैं तो वो ट्वाइस से 1 ज्यादा होता है, ध्यान रखोगे इनको। बाकी आप इसको यूज करके पहले 20 एलिमेंट्स के मासेस को ध्यान रखोगे। एलिमेंट्स आई थिंक याद हो गए होंगे, तो ये ट्रिक बहुत बढ़िया है, इससे काफी चीजें आसान रहेगी। ये क्वेश्चन देखो, कहते हैं फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम और इसका एटॉमिक मास। ये क्वेश्चन मैंने डाला था यूनिट्स का पार्ट क्लियर करने के लिए, आई थिंक वो क्लियर है। रिलेटिव एटॉमिक मास में यूनिट नहीं आएगी, तो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है बोलो। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, दैट इज इवन, उसका डबल कर दो 16 होगा, है ना, अभी ट्रिक बताइए। तो 16 रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होगा 16। ठीक है, अगर एटॉमिक मास पूछा है दैट इज 16 AMU, 16 AMU। ठीक है, कर लेंगे आगे। चलो एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास पे, सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन अगर इसके अंदर 2 अलग अलग टाइप्स के एटम्स हैं। ठीक है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहा है, अगर कुछ क्लोरीन एटम का मास कहता है 35 है, कुछ क्लोरीन एटम का मास कहता है कि 35 AMU है, ठीक है, और कुछ का 37 है। ओके, फिर कहता है रिलेटिव अबंडेंस इन आइसोटॉप्स की नेचर में है इनकी नेचुरल अबंडेंस, Na क्या है नेचुरल अबंडेंस 3:1। तो मतलब अगर मान लो ये कहता है कि अगर मान लो क्लोरीन 37 नेचर में, मान लो 100 में से 25 मॉलिक्यूल्स इसके हैं, मान लो, है ना, एटम सॉरी 25 एटम्स इसके हैं, तो 25 × 3 75 इसके होंगे परसेंटेज में, अगर परसेंट में हम देखेंगे।
समझ रहे हो? तो इसने बोला कि नेचुरल अबंडेंस नेचर में इस रेशो में पाए जाते हैं कि 100 में से अगर 25 क्लोरीन एटम 37 मास वाले हैं तो 35 वाले 75 होंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालिए। देखो बहुत सिंपल होता है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास अगर आपको किसी भी एलिमेंट के लिए निकालना है तो आप क्या करो, सबसे पहले ये देखो 35 एटॉमिक मास वाले 35 एटॉमिक मास वाले कितने परसेंटेज में है? 75% में, है ना? ओके ऐसे ही 37 एटॉमिक मास वाले क्लोरीन एटम कितनी परसेंटेज में पाए जा रहे हैं? 25%। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100 करके निकाल सकते हैं, ठीक है? दैट वुड बी 35.5 AMU। अच्छा अगर आपको रेशो से, अगर आपको परसेंटेज से ना निकालना हो, रेशो से ही सवाल सॉल्व करना हो, है ना, कि मैम रेशो से ही बताओ, आपने तो परसेंटेज क्यों निकाला, तो कर लो। देखो एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का कैसे निकालेंगे? 35 AMU वाले कितने रेशो में है? 3 में, ठीक है? ओके प्लस 37 मास वाले कितने रेशो में है बेटा? 1 में है। ये दिया है ना रेशो, देखो 3:1 था, ठीक है? डिवाइड कर दो, सम ऑफ रेशो 3 + 1 दैट इज 4। यहां से भी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू, ठीक है? तो इसका पॉइंट ये है कि कभी भी किसी एलिमेंट का जो आइसोटॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, आइसोटॉप्स होते हैं सेम एलिमेंट के एटम्स जिनका मास अलग होता है। जैसे देखो ये क्लोरीन के ही एटम्स हैं, क्लोरीन का मास अलग है, यहाँ एटॉमिक नंबर 17, यहाँ भी 17, मास अलग है, ये आइसोटॉप्स है। तो आइसोटॉप में कौन सा मास लेते हैं? एवरेज एटॉमिक मास, वो एवरेज मास जिसमें उनके एटॉमिक मास के साथ साथ उनकी अबंडेंस को भी कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस आप करते थे पहले, है ना, तो रिवाइज कर लिया हमने, आपने ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे। नाउ वी आर गोइंग ऑफिशियली टू द मोल कॉन्सेप्ट। तो अभी तक जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं वो भी प्री रिक्विजिट है मोल को डायरेक्ट करने से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। एटॉमिक मास क्या है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, वो सारी चीजें क्या है, ठीक है? अभी वी आर स्टार्टिंग विद द मोल। तो मोल को स्टार्ट करने से पहले भी सीधा 1 मोल की वैल्यू जो हमने छोटा सा वीडियो एक्सपेरिमेंटल वीडियो में किया था, हम यहाँ पे ना मोल को समझेंगे। देखो मोल को यूज क्यों करते हैं बेटा? ये किसी सब्सटेंस को क्वांटिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है? सब एटॉमिक लेवल पे अगर आपको क्वांटिफाई करना है किसी सब्सटेंस एट सब एटॉमिक लेवल, ऐसे लिख रही हूँ, यानी कि इसका मतलब ये, जैसे मान लो ये पेन आई एम होल्डिंग, तो इस पेन के अंदर कितने एटम्स हैं, है ना, किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट में। जैसे आप पानी ही पी रहे हो तो पानी में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। आप रिश्तेदार घर पे आते हैं तो कोई भी सवाल पूछ सकता है ना। तो कोई रिश्तेदार आया घर पे, उसने पूछा तुमसे कि भाई ये जो तुम पानी लेकर गए, है ना, और जैसे तुम पानी लेकर गए और उन्होंने पूछा अच्छा इस पानी में बताओ कितने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, भाई वो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो अब क्या करें तो हम मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके आंसर दे सकते हैं, है ना। सो इट इज नॉट कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट तुम उन रिश्तेदारों के घर जाओगे ना, तुम उनके बच्चों से भी ये सवाल पूछ सकते हो, समझ रहे हो। तो ये भी करने का मौका है। तुम्हें तो पता होगा कि ये जो पानी का ग्लास तुमने मुझे दिया है, कोल्ड ड्रिंक दिया है, इसमें कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं हम निकाल सकते हैं, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, एटम्स कितने हैं, आयोन्स कितने हैं। सोचो एक चम्मच नमक तुम डाल रहे थे, उन्होंने पूछ लिया भाई बता इस नमक में कितने आयोन्स हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बोलती बंद करवा देगा तुम्हारी मोल कॉन्सेप्ट। हम ये सारी चीजें बता सकते हैं। तो इसका एक एप्लीकेशन थोड़ा सा कनेक्ट करके बता रही हूँ। देखो जब भी किसी चीज को मेजर करना होता है, मेजर करना, जब हमें अपनी लाइफ में मेजर करना होता है चीजों को, या तो हम मास के फॉर्म में मेजर करते हैं, है ना, या तो हम नंबर के रूप में मेजर करते हैं किसी चीज को, या फिर हम वॉल्यूम की टर्म्स में मेजर करते हैं। बोलो ये कॉमन तरीके हैं किसी चीज को मेजर करने के, यस और नो। जैसे कि मैंने बोला मास, जैसे 2 किलो आलू, है ना, 2 किलो आलू हमने बोला, मेजर किया है हमने आलू को मास के फॉर्म में, है ना। ऐसे ही नंबर तुमने पूछा, तुमने बोला 100 पेन, तो ये मेजरमेंट ही तो है, 100 पेन मेजरमेंट है ना। तुमने बोला 4 लीटर पानी, 4 लीटर पानी, तो ये तरीके हैं जब आप चीजों को मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर मेजर करते हैं। अगर यही चीज हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाएं, जैसे अभी मैंने बोला है ना कि अगर आपके पास कोई लकड़ी का टुकड़ा है, उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, ये चीजें अगर कोई सब एटॉमिक लेवल के ऊपर ले जाए, तो सब एटॉमिक लेवल के ऊपर आपको मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है।
इनफैक्ट मोल को केमिस्ट डजन बुलाते हैं। जैसे एक डजन हमें पता है कि एक दर्जन के अंदर 12 आइटम्स होते हैं, है ना, एक डजन में 12 आइटम्स होते हैं। तो ऐसे ही एक मोल के अंदर भी कितने पार्टिकल्स हैं वो फिक्स्ड है हमारे पास, ठीक है। सो इट्स अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी जेई के अंदर 2024 में एक सवाल आया था कि इनमें से कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन ना मोल दे रखा था। मोल इज नॉट अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये तो पार्टिकल्स को सब एटॉमिक लेवल पे मेजर करने का एक तरीका है, एक यूनिट है उसके लिए, है ना। तो इसीलिए यही चीज हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। हम कैसे मास को मोल से रिलेट करेंगे, है ना, मास को नंबर से रिलेट करेंगे, नंबर को मोल से रिलेट करेंगे, मोल को वॉल्यूम से रिलेट करेंगे, वॉल्यूम को नंबर से, वॉल्यूम को मास से रिलेट करेंगे। इन सब का इंटर रिलेशन लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, है ना। यहाँ नहीं कि आलू टमाटर को नहीं वे करना, हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना है। हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आयॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं, ठीक है, किसी सब्सटेंस में। तो उसके लिए अपन जो है मोल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो कुछ चीजें देखो स्टैंडर्डाइज्ड। एक मोल किसी भी सिस्टम के अंदर, एक मोल कोई भी सब्सटेंस होता है तो उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तुम भी मिथुन की तरह एवोकाडो मत समझना इसे, है ना, एवोगाड्रो। तो एक मोल किसी भी पार्टिकल का, पार्टिकल कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है। एज लॉन्ग एज वो एक मोल है उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने बताया था, है ना, एक डजन है, ग्रॉस है, वो फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है। इसी को हम एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट बुलाते हैं। Na या N0 से हम इसको यूजुअली डिनोट करते हैं, ठीक है। यूनिट में भी हम एक्सप्रेस करते हैं, मोल इनवर्स इसकी यूनिट लेते हैं। अच्छा, मोल को जब भी हम यूनिट के तौर पे यूज करते हैं तो MOL लिखा जाता है, ठीक है। यूनिट के लिए ई नहीं लगाते, MOL लिखते हैं। देखो, एक मोल एटम्स किसी ने बोला तो उसमें इतने एटम्स होंगे, एक मोल मॉलिक्यूल्स इतने मॉलिक्यूल, एक मोल आयॉन्स इतने आयॉन्स, है ना। जैसे मैंने बोला कि एक मोल नाइट्रोजन गैस है, एक मोल, इसका आंसर दो, एक मोल नाइट्रोजन गैस में कितने नाइट्रोजन के एटम्स हैं बताओ जरा। एक मोल नाइट्रोजन गैस में कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, जल्दी 10 सेकंड का टाइम है, आंसर आ जाना चाहिए। बहुत सिंपल है, ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, एक मोल एटम्स एवोगाड्रो एटम्स के बराबर है। तो मैंने बोला भैया एक मोल नाइट्रोजन गैस में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं बताओ। तुम कहोगे मैम एवोगाड्रो एटम्स है ना। देखो प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा, नाइट्रोजन गैस एक मॉलिक्यूल होता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है N2 के रूप में, देखा है ना तुमने। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस H2, डायटोमिक गैसेस हैं ये, ऑक्सीजन O2 है ना, ओजोन ट्राइएटोमिक है, ओजोन O3 होती है। जो नोबल गैसेस है हीना, नेहा और कैटरीना, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सब आपके मोनोएटॉमिक हैं, वो अकेले एटम में एग्जिस्ट करती है। नाइट्रोजन गैस बोला तो ऑब्वियस है N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो समझो इस बात को। तो मतलब अगर मेरे पास एक मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन गैस मतलब मॉलिक्यूल ही तो है। देखो एक मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। इसने हमसे पूछा कितने नाइट्रोजन एटम्स हैं। तो हम जानते हैं कि एक N2 मॉलिक्यूल, एक N2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, समझ रहे हो। तो एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नाइट्रोजन के एटम्स होंगे बेटा? अगर एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम है तो एवोगाड्रो में होंगे ट्वाइस ऑफ एवोगाड्रो एटम्स, ठीक है। इसमें समझ रहे हो तुम, ये समझे बात को। एवोगाड्रो दोगे तो गलत होता। तो मैंने पूछा था, फिर से सुनो, एक मोल नाइट्रोजन गैस में कितने नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तो तुमने कहा होगा एवोगाड्रो नंबर। मैं यही बता रही हूँ, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है N2। तो एक मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में एवोगाड्रो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है और एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने नाइट्रोजन के एटम है? मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स या ट्वाइस ऑफ एवोगाड्रो एटम्स, है ना। ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आप मोल के लिए ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला एक मोल, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने हैं?
टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। मैंने बोला 1 मोल पानी मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अगर मैं हाथ में 1 मोल पानी ले लूं, 1 मोल पानी मतलब 6.022 × 10⁻23 पानी के मॉलिक्यूल्स, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है मुझे बताने हैं। सोचो कैसे बताएंगे। देखो सिंपल बेसिक मैथ्स है, यूनिटरी मेथड है, कुछ भी नहीं है मोल में, कोई एक्सपेरिमेंट की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से मैथ्स खेल सकते हो, बहुत सिंपल लेवल का वो भी, ठीक है। देखो कहते हैं 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें पता है मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.022 H2O मॉलिक्यूल्स होगा, यस ओके। अब क्या करो, एक पानी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, देखो 2 हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 8 प्रोटॉन्स 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉन वहां से आए, तो यानी ये बना 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब बता दो 6.022 इंटू 10 के बाद 23 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, एक वाटर मॉलिक्यूल में है 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स। कर सकते हो आंसर, बताओ। यस आसान है ना चीजें, तो मुश्किल नहीं है, ये बेसिक मोल कॉन्सेप्ट है। तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में आपके पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो 1 मोल एटम के अंदर एवोगाड्रो एटम, 1 मोल कोई मॉलिक्यूल है उसमें एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स, 1 मोल कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसमें उतने रिस्पेक्टिवली है ना फॉर्मूला मास, तो आप आयोन्स देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 मोल इसमें पूछा था वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 मोल के अंदर, तो 1 मोल पानी में एवोगाड्रो वाटर पानी के मॉलिक्यूल है, एक पानी मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, कैसे 2 हाइड्रोजन के 8 ऑक्सीजन के, तो 10, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 से गुना कर दिया, सिंपल है, यस। अच्छा कुछ टर्म्स पढ़नी है बेटा, मोलर मास जैसे, ठीक है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूलाज में दिखेंगे तो बढ़िया, अभी से यू गेट कंफर्टेबल विद दिस टर्म, दैट इज मोलर मास, है ना। मोलर मास का मतलब वर्ड में ही उसका डेफिनेशन छिपा हुआ है, 1 मोल सब्सटेंस का मास, है ना। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो तुमसे किसी ने पूछा कि मोलर मास निकाल के बताओ, ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमें पता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, देखो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का अगर तुमसे कोई पूछे, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन लिखा है तो एटम ही है वो, ऑक्सीजन गैस लिखते हैं तो O2, है ना। एटॉमिक मास अगर ऑक्सीजन का है बेटा तो कितना होता है, 16 AMU होता है, बोलो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 AMU है, यस और नो, यस हाँ जी। अच्छा अब मैंने बोला ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ये किसके बराबर है, देखो डेफिनेशन से, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास मतलब कि किसका मास चाहिए हमें, एवोगाड्रो नंबर, मतलब मास ऑफ यही चाहिए, बोलो यस, मतलब मास ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास मतलब 1 मोल सब्सटेंस का मास, तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, क्लियर है ये चीज, बोलो ये बात, यस इतने ऑक्सीजन एटम्स का मास, ठीक है। तो अब हमें पता है एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU है, देखो एक एटॉमिक मास मतलब एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 AMU है, तो इतने का कितना होगा, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, यस है ना। अच्छा अब एक AMU किसके बराबर होता है, याद करो AMU को 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर भी लिखते थे हम, याद है, ग्राम में एवोग्राम, है ना। तो ये देखो ये एवोगाड्रो नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट 16 ग्राम। देखो मैं इसका सिंप्लीफाई करके बता दी हूँ, अभी तो मैंने तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशंस दिखा दिया, वी विल सिंप्लीफाई दिस थिंग, ठीक है, वी विल सिंप्लीफाई दिस थिंग, डोंट वरी। देखो सिंपल सी बात है, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास होता है 1 मोल सब्सटेंस में मास कितना है, ठीक है। और तुम्हें मैथमेटिकली इसकी ब्यूटी बता रही हूँ, इसीलिए कैलकुलेशन दिखाया, जितना एटॉमिक मास है किसी एलिमेंट का, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 AMU, उसका ग्राम एटॉमिक मास उतना ही आता है मैथमेटिकली, बस यूनिट U की जगह G लगाना है, बस यही है। मतलब मैम जैसे मान लो किसी ने तुमसे पूछा कि बता सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, तो तुमने याद कर रखे हैं पहले 20, तो मैंने ऐसे ही अभी याद करा दिए,
तुमने कहा 23 AMU। अब कोई पूछे अच्छा मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास पता नाइट्रोजन सोडियम का कितना है, तो तुम कहोगे 23 ही निकलेगा, लेकिन यूनिट जी कर देना बस। मैथमेटिकली वैल्यू सेम आती है, बस यूनिट का फर्क है। एक एटम के मास के लिए AMU था, ग्राम एटॉमिक मास के लिए ग्राम आता है, फर्क बहुत ज्यादा है। ये जो मास है AMU में, ये एक सोडियम एटम का मास है, और ये जो 23 ग्राम है ये 1 मोल सोडियम एटम का मास है। समझो फर्क बहुत ज्यादा है, बट मैथमेटिकली ब्यूटी इज दैट कि जो एटॉमिक मास होता है AMU में, वही वैल्यू ग्राम एटॉमिक मास की, मोलर मास की आती है। यूनिट का फर्क है, ठीक है। यूनिट में कभी अगर मोलर मास की यूनिट यूज करते हो बेटा, कभी फॉर्मूला में मोलर मास यूज करोगे तो उसके लिए यूनिट यूज करना ग्राम पर मोल। क्या यूज करोगे? ग्राम पर मोल, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ग्राम पर मोल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास का। ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बिल्कुल सेम चीज है। किसी ने पूछा कि बता मोलर मास पानी का, मैं लिखती हूँ मोलर मास ऑफ CO2 ले लो, वाटर ले लो, मोलर मास ऑफ CO2 मतलब 1 मोल CO2 का मास। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? देखो मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना निकलता है, देखो मॉलिक्यूलर मास CO2 का, कार्बन का मास 12 AMU, 2 ऑक्सीजन का 32 AMU, सो दैट कम्स आउट टू बी 44 AMU। अब यहाँ पे मोलर मास 44 ही आएगा, बट यूनिट हमें चेंज करनी है। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोलर मास CO2 का कितना है? 44 ग्राम पर मोल, है ना। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आ जाओ मोलर मासेस के, ताकि और अच्छे से हो। ये हमने कर लिया है। मोलर मास पानी का कोई पूछेगा, देखो पानी का मोलर मास कितना होगा बेटा? 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम, 1 ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम पर मोल। कर सकते हो सिंपली? यस। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी और सिंप्लीफाई कर देती हूँ। देखो वाटर का मोलर मास पूछा है, तो आप मॉलिक्यूलर मास देखो, मॉलिक्यूलर मास यहाँ निकालती हूँ और इधर मोलर मासेस तुम बताते जाना, मोलर मास, ठीक है। चलो सबसे पहले लेते हैं पानी। पानी के लिए देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? 2 हाइड्रोजन का मास 2 AMU, 1 ऑक्सीजन का 16 यानी 18 AMU, ठीक है। मोलर मास क्या होगा? 18 ही पर ग्राम पर मोल, ठीक है। ओके चलो अब सेकंड तो हमने कर लिया। थर्ड मीथेन। मीथेन के लिए देखो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU, 4 हाइड्रोजन का 4 AMU, तो 16 AMU, ठीक है। इसका कितना बनेगा? मोलर मास 16 ग्राम पर मोल मीथेन, ठीक है। अच्छा फोर्थ H2SO4। H2SO4 में देखो 2 हाइड्रोजन का 2 AMU, 1 सल्फर का 32 होता है। सारे लिखवा दिए तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक है। 98 AMU, 98 AMU, ये कितना बनेगा? 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो बस यूनिट का चेंज है, वैल्यू मैथमेटिकली सेम आती है। लास्ट है नाइट्रिक एसिड, ये भी कर लो। HNO3 में देखो हाइड्रोजन का 1 AMU, नाइट्रोजन का 14 और 16 3 जा 48, 63 AMU, ये निकलेगा 63 ग्राम पर मोल। कर सकते हैं? बताओ एवरीवन। हाँ जी बताइए। ओके तो मोलर मास में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। आ जाओ, अब कुछ फॉर्मूलेज बता रही हूँ, याद करना जरूरी नहीं है, बट यस ये फॉर्मूलेज आपको हेल्प करते हैं। यूनिटरी मेथड अगर कोई बच्चा अवॉइड करना चाहता है तो देख लो, फॉर्मूले बहुत कॉमनली नोन है। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं? देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तो अभी तक आपको 2 रिलेशन समझ आ गए हैं, वो क्या क्या है एक बार लिख लेते हैं एक जगह पे। देखो अभी तक आपको 2 रिलेशंस ना समझ आ गए हैं, वो क्या है? हाँ देखो कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगाड्रो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये समझ आ गया? यस। तो पहली चीज वी हैव अंडरस्टूड कि मैम 1 मोल किसी भी सब्सटेंस में ना मैम इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब वो क्या है सब्सटेंस, एटम है, मॉलिक्यूल, वो हम देख लेंगे, ठीक है। और मैम एक और चीज हमें पता चल गई, 1 मोल सब्सटेंस का मास पता चल गया है ना। ये तो नंबर की टर्म्स में आपको समझ आ गया, मोल का रिलेशन एक मास की टर्म्स में भी आ गया। कैसे? 1 मोल सब्सटेंस का मास अगर वो एटम है तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा, है ना। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके ग्राम फॉर्मूला मास के बराबर होता है। एग्जाम्पल लिखना चाहते हो? ये बहुत सारे लिख चुके हैं, इसके इधर लिख सकते हो। जैसे 1 मोल ऑफ
नाइट्रोजन एटम, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा बेटा? 14 ग्राम। ठीक है, अच्छा 1 मोल नाइट्रोजन गैस N2 गैस का मास कितना होगा? 14 इंटू 2 दैट इज 28 ग्राम्स, है ना। ऐसे देखो 1 मोल NaCl सोडियम क्लोराइड का मास कितना होगा? जो उसके सोडियम का मास कितना है, देखो जो एटम का मास होता है वही उसके आयोन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने से मास पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सोडियम का मास ले लो 23 AMU और ग्राम में लेंगे हम, क्लोरीन का 35.5, तो दिस बिकम्स 58.5 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल का रिलेशन आप मास से कर सकते हो, CO2 का भी मोलर मासेस निकाले वही था। ठीक है, अभी हमें देखना है वॉल्यूम का रिलेशन। तो 1 मोल, अब मोल्स निकालने का फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के रूप में नंबर ऑफ मोल्स निकलता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ मोल्स को अगर मास दिया गया है तो मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अच्छा अगर मान लो पार्टिकल्स दिए गए हैं तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगाड्रो से डिवाइड कर दो। ये पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयॉन्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक और फॉर्मूला इसी को यूज करके आप लिख सकते हो, देखो यही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कभी निकालने हो तो क्या बनेगा? देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो, ये निकाल लिया यहाँ से मल्टीप्लाई करके, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मास अपॉन मोलर मास। ये भी लगा सकते हैं बट हम नहीं लगाएंगे, हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो फॉर्मेलिटी के लिए मुझे बताना पड़ रहा है आपको, हम सिंपल यूनिटरी मेथड से पूरा मोल सॉल्व कर देंगे, है ना, अभी जितने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब एक तीसरा रिलेशन और आपको समझना है, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो बेटा ये बात समझना एक बार, मोल को वॉल्यूम की टर्म्स में कैसे लिखते हैं। अगर कभी भी मान लो आपके पास एक आइडियल गैस है, ठीक है, अगर हमारे पास एक आइडियल गैस है, ठीक है, एट STP, किस पे? STP पे, STP या NTP, STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, STP जो न्यू STP और NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, दोनों पे हम इतना कोई डिफरेंस वैल्यूज नहीं लेते कि हमारे आंसर्स अलग आए, तो मैं STP की न्यू STP कंडीशंस बताती हूँ। न्यू STP होता है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखा जाए, ठीक है, प्रेशर 1 बार हो, नंबर ऑफ मोल्स 1 हो, तो वॉल्यूम जो निकल करके आती है वो 22.7 लीटर्स होती है। ठीक है, कहां से निकलता है? ये आइडियल गैस इक्वेशन से निकलता है। दिस इज यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। ये इतना ज्यादा अभी नहीं पढ़ना है आपको, ये कैसे आया हम जब जेई की तैयारी करेंगे अपने चैप्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे तो करेंगे, क्योंकि ये ब्रिज कोर्स है तो इसमें आप ज्यादा प्रेशर मत लेना, बहुत धीरे धीरे चीजें, बेसिक अपना 9th-10th के बेसिक्स को रिवाइज करो, है ना, और धीरे धीरे ट्रांजिशन करेंगे। बट थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि आइडियल गैस कभी STP पे लेते हैं तो STP की कंडीशंस होती है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्रेशर 1 बार, नंबर ऑफ मोल्स गैस के 1, तो वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। तो STP के ऊपर ये मैं बात क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 1 मोल 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस occupies 22.7 लीटर एट STP। तो 1 मोल का रिलेशन आप ये समझ गए वॉल्यूम से, 1 मोल का रिलेशन अगर मुझे वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना है तो वो क्या होता है, ठीक है, ये वही बताया मैंने, जैसे अभी जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था, 1 मोल का रिलेशन वॉल्यूम की टर्म्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 मोल कोई भी आइडियल गैस जो है STP पे वो 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, आइडियल गैस एट STP, ध्यान रखोगे इसे। यस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.7 लीटर्स। 22.4 भी लिखा होता है, वो 1 एटमॉस्फेयर को यूज करके निकाला होता है, दैट इज नॉट रॉन्ग, आंसर्स में इतना कोई फर्क नहीं होता। 22.4 भी होगा तो ले सकते हो, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये चीजें हैं, तो आपको ये रिलेशन समझ आया। तो हमने मोल्स को वॉल्यूम की टर्म में भी फॉर्मूला बना सकते हैं, देखो, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन लीटर्स डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.7, इधर इसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के ये 3 फॉर्मूलेज है अपने पास, मास की टर्म्स में, नंबर की टर्म्स में और वॉल्यूम की टर्म्स में, है ना। वॉल्यूम वाला कौन सा है कि 1 मोल आइडियल गैस एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, क्लियर है, 22.7 लीटर्स। बस इतना इंफॉर्मेशन काफी है। नाउ वी विल डू द क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट लॉट है आपका, आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस दिखाऊंगी, फिर उसके बाद जेई के पीवाईक्यूज दिखाऊंगी, ठीक है। तो इतनी नॉलेज से तुम खुद जेई के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यस, ठीक है। तो ये अपना एक वाई मैप बोलते हैं इसको, तो वाई मैप को याद मत करना बिल्कुल भी, बस ये वाई मैप यही बताता है कैसे हम मास को, नंबर को और वॉल्यूम एट एसटीपी आइडियल गैस को मोल से रिलेट करते हैं, सब हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। बस वाई मैप को एक क्विक रिविजन के लिए हम दिखाते होते हैं। चलो आ जाओ भाई, बेसिक क्वेश्चंस करा रही हूँ, बिल्कुल बेस से उठाऊंगी और जे के पीवाईक्यूज कराऊंगी, पहले ही बोला था, है ना। तो इन क्वेश्चंस को देख लो जरा। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन इतने एटम्स ऑफ सोडियम। अच्छा, मोल्स पूछ रहा है, कितने सोडियम के मोल्स है इतने एटम्स में। तो बेटा हम जानते हैं कि एवोगाड्रो मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम सोडियम के होंगे 1 मोल में, है ना। तो ये कह रहा है इतने एटम्स, 3 इंटू 10⁻24 एटम्स कितने मोल्स में है। तो क्या करेंगे, 3 इंटू 10⁻24 को डिवाइड करेंगे हम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करेंगे, बताओ। हाँ जी, ये जो मोल्स 3 इंटू 10 की पावर 24 इसको डिवाइड कर दो 6.022 10 की पावर 23 से, कितना आएगा ये बताओ। आंसर सॉल्व करो, मतलब 3/6 ही कर लो एक तरीके से रफली, यस। हाँ जी एवरीवन, एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो 4.98 मोल आएगा, राउंड ऑफ कर सकते हो 5 में भी, 4.98 मोल्स। कर लिया है सबने, बहुत सिंपल था, है ना, बहुत सिंपल समझाने के लिए। कहते हैं कैलकुलेट मोल्स ऑफ 6 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास अभी निकाला था 98 ग्राम था, ठीक है। तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर है 1 मोल, है ना। तो कहते हैं 6 ग्राम में निकालो, यस वैल्यू बता दो 6/98 0.06। मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है तो मैं इसको डायरेक्टली आंसर्स लिख रही हूँ, ठीक है, टू सेव योर टाइम। चलो उसके बाद देखो, कहते हैं कैलकुलेट मोल्स ऑफ 11.2 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। तो हमें पता है कि 22.4 लीटर या 7 लीटर लेना है, 22.7 लीटर। अब देखो जैसे यहाँ 11.2 है तो मैं ना 22.4 लेना प्रेफर करूंगी, क्यों, ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए, क्योंकि तुम्हें पता है 4-2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पे ऐसे तुम क्वेश्चंस में स्मार्टली प्ले कर सकते हो कि तुम अगर 22.4 भी ले लोगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, आंसर जल्दी आएगा, सिंपल। कैलकुलेट मोल्स, 22.4 लीटर 1 मोल, है ना, गैस ऑक्यूपाई करती है, तो 11.2 लीटर्स पूछ रहा है, तो 1/22.4 इंटू 11.2, हाँ जी 0.5 मोल्स। कर लेंगे, ऐसी चीजें कर सकते हैं, यस हाँ जी। कैलकुलेशंस देख लेना, हाँ। कैलकुलेट मोल्स ऑफ 11.2 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। तो 22.4 लीटर हमने बोला 1 मोल है ना, में 22.4 होता है, तो 11.2 कितने में होगा, कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो जरा, हाँ जी, गिव द आंसर। देखो ये वाला पार्ट कर लिया ना सबने, कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलो कैलकुलेट फॉलोइंग फॉर 49 ग्राम। अच्छा ये सारी चीजें, तो इससे सारा आपका ना रिवाइज हो जाएगा। कहते हैं सारी चीजें निकालो 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में। ओके देखो हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास अभी हम निकाल के आए थे, नहीं निकाला क्या, देख लो फिर से निकाल लो। 2 हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम, ठीक है, सल्फर का 32 निकाला तो था, 98 नहीं आया था,
98 ग्राम्स, ठीक है, मोलर मास। तो हमें पता है कि 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 1 मोल, है ना। तो इसने क्या पूछा, 49 ग्राम। बता दो 49 ग्राम सल्फ्यूरिक में मोल्स कितने होंगे, 1/98 इंटू 49 कितने होंगे, 1/2, दैट इज 0.5 मोल्स। कर लेंगे, मोल्स कर लिया सबने, बताओ 0.5 मोल्स। हाँ जी जल्दी बताओ, 0.1/2 0.5 मोल्स। उसके बाद कहता है मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 1 मोल सल्फ्यूरिक में एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो 0.5 मोल्स में कितने होंगे, बोलो, आधा कर दो, एवोगाड्रो को मल्टीप्लाई कर दो 0.5 से, मतलब आधे कर दिए इसके, इतने मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, मॉलिक्यूल्स निकल गए सबके, बताओ, मतलब 6.022 को 2 से डिवाइड करोगे 3.011, है ना, 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। चलिए मॉलिक्यूल्स हो गए। टोटल हाइड्रोजन एटम, टोटल हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है कि 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड बेटा, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में देखो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, है ना, आगे ऑक्सीजन भी पूछा है। अच्छा वो तो 1 मोल सल्फ्यूरिक में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो आपके पास कितना है सल्फ्यूरिक एसिड, देखो 0.5 मोल है, तो 0.5 मोल में कितने होंगे बता दो। यस अभी निकाले मॉलिक्यूल्स, तो निकाले आपने 3 इंटू, हाँ इतने, देखो बताओ 1 मोल, बस ये ध्यान रखना है, टोटल हाइड्रोजन एटम पूछा है, 1 मोल सल्फ्यूरिक में 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने होंगे, तो देखो 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने H एटम्स, ठीक है, कर सकते हो, मतलब आपका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हो गया, ठीक है। अच्छा टोटल ऑक्सीजन एटम्स, तो एक मोल नहीं, एक मॉलिक्यूल लिख सकते हो आप, एक मॉलिक्यूल लिख लो, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो चीज निकालो ना उसी फॉर्म में लिख लो ताकि कोई दिक्कत ही ना हो, मोल भी लिख सकते हो, 1 मोल सल्फ्यूरिक में 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, वो भी सही है, बट यहाँ तो एक मॉलिक्यूल में ही दिख रहा है आपको कि 1 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन एटम्स थे, है ना, तो इतने में कितने थे, 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे देखो 1 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स, तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, देखो 4 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, कर लेंगे, बताओ क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है एवरीवन, एक बार चेक कर लो। हाँ जी ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। अब लास्ट में पूछा टोटल इलेक्ट्रॉन्स 49 ग्राम सल्फ्यूरिक में, तो एक बात बताओ, अगर मैं 49 ग्राम सल्फ्यूरिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहती हूँ, इसमें मोल्स वोल सब निकाल लिए हमने, तो आप क्या करो, आप एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, ठीक है। आ जाओ देखो 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, ठीक है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 16 इलेक्ट्रॉन्स वहां से आ रहे हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स वहां से, 8 इंटू 4 32, बताओ 50 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हाँ जी बोलो 50 होगा, 50 इलेक्ट्रॉन्स। चलो तो एक सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर 3.011 इंटू 10 की पावर 23 के अंदर कितने हैं, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं, जल्दी बताओ, बोलो यस एवरीवन, क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको इन द चैट बॉक्स। यस आई एम चेकिंग योर चैट, इवन जब मैं सेशन में नहीं होंगी तो भी मैं तुम्हारी चैट देख रही होंगी, सो डोंट वरी, है ना, और कमेंट सेक्शन भी, तो आंसर्स देते रहना क्योंकि ये सफर बहुत लंबा है, तो भी तो जस्ट हमने शुरुआत की है, ठीक है, वेरी बेसिक्स। चलो तो ये सारे आंसर्स हैं, आंसर्स मैच अपने कर लेना, ठीक है, कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एटम्स इक्वल टू दोज इन 12 ग्राम मैग्नीशियम, तो 12 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर जितने एटम्स हैं उतने ही इनमें से किसमें हैं। यस हाँ जी एवरीवन,
देखो प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा। एक बात बताओ, मैग्नीशियम का मोलर मास कितना है? 24 है ना। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम 1 मोल के बराबर है, जिसके अंदर होंगे एवोगाड्रो एटम्स मैग्नीशियम के। क्या ये बात कहना सही है? 12 ग्राम नहीं लेना, वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। 24 ग्राम इसका मास है, ठीक है। कौन सा? मोलर मास, 24 ग्राम पर मोल। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम का मास 1 मोल मैग्नीशियम का है, जो एवोगाड्रो एटम्स के बराबर है, ठीक है। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम में कितने एटम्स होंगे बताओ? एवोगाड्रो का आधा होगा, है ना, एटम्स। कैसे देखो, 24 ग्राम मैग्नीशियम में अगर एवोगाड्रो एटम 12 में कितने हैं? आधे होंगे एवोगाड्रो के, ठीक है। अब 12 ग्राम कार्बन को देखो, 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के बराबर है, इसमें तो एवोगाड्रो एटम्स है, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। 7 ग्राम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में मोलर मास है 14 ग्राम, 14 ग्राम नाइट्रोजन बेटा एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो 7 ग्राम नाइट्रोजन में कितने होंगे? एवोगाड्रो का आधा। सही है, ये हो सकता है, ठीक है। 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है O2 1 मोल के बराबर है, इसमें एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, मॉलिक्यूल्स, वो भी मॉलिक्यूल्स, एटम्स तो ट्वाइस होंगे एवोगाड्रो के, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 7 ग्राम नाइट्रोजन। इजी था। तो बेसिक्स हो गए हैं क्लियर तुम्हारे। अब जेई के क्वेश्चंस करते हैं, चलो यहां से स्टार्ट होता है, कुछ सवाल यहां से होंगे अब जेई के पीवाईक्यूज। सो बी रेडी। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, सवाल पूछा गया है जेई मेंस 2023 के अंदर, एंड इट इज अ मैच द फॉलोइंग। आपसे पूछ रहा है, मैच करिए। देखो 10 सेकंड्स लो, ट्राई करो, पॉज द वीडियो, गिव आंसर योरसेल्फ एंड फील प्राउड कि हमने पहले ही दिन पहले सेशन में जेई मेंस 2023 का सवाल कर दिया। वाह, यस बताओ। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में 1 मोल से शुरू करो, जो आसान ऑप्शन है ना। तो 1 मोल नाइट्रोजन देता है। एक बात बताओ, 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस के अंदर कितने एटम्स होंगे? यस, पहले मॉलिक्यूल्स देखो, एवोगाड्रो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। मास कितना होगा? 1 मोल नाइट्रोजन गैस, इसका मोलर मास निकालो। 1 नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम है, तो 2 का कितना होगा? 28 ग्राम। तो देखो मैच कर रहा है, C1 से मैच कर रहा है ना। सी किससे मैच कर रहा है बेटा? 1 से मैच कर रहा है। ऑप्शंस को थोड़ा मैं चेंज कर दूंगी, है ना, ऑप्शंस में कुछ गलती हो सकती है, तो ऑप्शंस को थोड़ा छोड़ना, आप वैसे आंसर कर दो ऑप्शंस के बिना, आप C1 से मैच करा ऐसे बता दो, ठीक है। तो हमें पता चल गया, क्योंकि C1 वाला कोई ऑप्शन दिखा नहीं मुझे, इसलिए ऑप्शंस गलत होंगे। तुम्हें पता चल गया कि यस मैम, सी जो है 1 मोल नाइट्रोजन गैस 28 ग्राम भी करेगी, ठीक है। अब क्या करो, आधा मोल SO2, आधा मोल SO2 को देखो, हमें पता है 1 मोल SO2 बेटा, 1 मोल SO2 का मास कितना होगा? सल्फर का 32, 2 ऑक्सीजन का 32, 64 ग्राम, ठीक है। तो आधे मोल का मास कितना होगा? 64 को 2 से डिवाइड करो, दैट इज 32 ग्राम्स, ठीक है। तो ये मैच करेगा 3 से, ओके, कर सकते हैं, ओके चलिए। तो हमें मिल गया है कि मैम डी मैच कर रहा है 3 से, डी मैच कर रहा है 3 से, ठीक है, यही है। हाँ चलो, अब 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस को देखो, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस जो है, जो 1 मोल के बराबर है, वो एसटीपी पे अगर 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना करेगा? देखो 1 ग्राम करेगा 22.7 लीटर को 2 से डिवाइड कर दो, है ना, दैट कम्स आउट टू बी 11.4 लीटर लगभग। यस, तो मतलब बी 4 से मैच करेगा, कर देंगे, बी 4 से मैच करेगा, ठीक है। अच्छा लास्ट देखो 16 ग्राम मीथेन। अब बेटा 16 ग्राम मीथेन, एक्चुअली 16 ग्राम मीथेन ही इसका मोलर मास भी होता है मीथेन का, है ना। तो 16 ग्राम मीथेन के अंदर 16 ग्राम लिख लो, 16 ग्राम मीथेन के अंदर है एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, मीथेन के। और इसमें अब इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे निकालने हैं, तो एक मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर, एक मीथेन मॉलिक्यूल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स और 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 16 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ? देखो कितने मॉलिक्यूल्स है? एवोगाड्रो मॉलिक्यूल्स, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने, तो दैट कम्स आउट टू बी 6.022, 10 की पावर 23 को 10 से अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे, तो वी कैन राइट इट 60.2। देखो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 60.22 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, कर सकते थे, बताओ, यानी A 2 से मैच करेगा। तो
कोई ऑप्शन था मैच नहीं कर रहा था, आई थिंक टाइपिंग इशू होगा है ना टीम से, बट आपका सेट ऑफ ऑप्शंस ये बनेगा। क्लियर है? कर लिया सबने क्वेश्चन? कितने बच्चों ने क्वेश्चन किया है जल्दी कमेंट में कर दो यस मैम, +4 मार्क्स फॉर जेई। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इसको कर लेते हैं एक बार, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जेई में। क्वेश्चन कहता है रीअरेंज द फॉलोइंग 1 to 4 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेस। इंक्रीजिंग मासेस में हमें इसे रीअरेंज करना है। सबसे पहले कहता है 0.5 मोल ऑफ ओजोन। तो बेटा 1 मोल ओजोन, देखो 1 मोल ओजोन जो है कितना मास रखेगी, मासेस बताना है ना। 16 एक ऑक्सीजन का है तो 48 ग्राम है ना, तो इसने बोला है आधा मोल। 0.5 मोल का मास कितना होगा, 0.5 मोल का 48 का आधा कर दो। यस बताओ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 ग्राम। तो ये तो 24 ग्राम है। उसके बाद 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अरे अरे ये क्या है मैम, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा पुराने जमाने में मतलब पहले ना ग्राम एटम मतलब मोल के लिए ही यूज करते थे, मोल के लिए। ठीक है, तो आपको ग्राम एटम समझ आना है, पुराना डिनोशन है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, मोल की जगह पे यूज होता था। तो 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हमें बताना है। तो देखो हमें पता है 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होगा 16 ग्राम। ठीक है, हमें 0.5 मोल का बताना है। तो 0.5 मोल ऑक्सीजन एटम का मास होगा बेटा 16/2 दैट इज 8 ग्राम। ठीक है 8 ग्राम। ठीक है, थर्ड पार्ट यहां कर दूं। ऑक्सीजन के देखो इतने मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स O2 मॉलिक्यूल में दे रखा है 32 ग्राम होगा मास। इसने कितने में पूछा है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 32 ग्राम को डिवाइड करो 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करो 3.011 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो 16 ग्राम। ठीक है, इधर कितना आया 16 ग्राम। ठीक है 16 ग्राम O2। लास्ट वन देखो 5.6 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP। तो STP पे अगर हम बात करें 22.7 लीटर CO2 का मास कितना होगा बेटा, इसके मोलर मास 44 ग्राम के बराबर। तो 5.6 लीटर, आप फॉर्मूला चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो, आपकी श्रद्धा है। ठीक है, इफ यू फील मोर कंफर्टेबल उसमें तो वो आपकी मर्जी है। ये कितना आएगा मास बताओ, सॉल्व करो इसे। कम ही आएगा, इस 16 से भी कम है ना, 11 के आसपास आएगा। तो बॉर्डर जमा लो। सबसे ज्यादा मास देखो किसका है, सबसे पहले यस 1 का मास। तो 1 का मास सबसे ज्यादा किसमें है, या तो ऑप्शन ए में या फिर सी में। ठीक है, और लीस्ट किसका है, 4th वाले का। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताओ। यस नहीं, लीस्ट है सेकंड वाले का, सॉरी है ना 8 ग्राम, लीस्ट है 8 ग्राम। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, कर लेंगे तो इससे पूरा मतलब बेसिक मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा ये करने के बाद। तो अब हम एक काम करें, एक और जेई का सवाल करें, क्यों नहीं मैम, एक और। ओ माय गॉड, जेई 2025 का सवाल मैम ने पहले ही सेशन में करा दिया, बढ़िया है, करेंगे इसे। देखो कहता है 2.8 इंटू 10⁻³ मोल CO2 जो है वो बचा है आफ्टर रिमूविंग इतने मॉलिक्यूल्स उसके x मिलीग्राम सैंपल से। ठीक है, कहता है मास ऑफ CO2 टेकन इनिशियली कितना होगा। इसको अब आपने मोल कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड से काफी चीज देख ली, इसको थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के समझ लो आसान आराम से, है ना, जैसे करना कर सकते हो। क्वेश्चन समझो, स्टेटमेंट समझो। कहता है कि कुछ मोल CO2 के इतने बच गए आफ्टर रिमूविंग इतने मॉलिक्यूल्स फ्रॉम x मिलीग्राम सैंपल। तो हमारे पास कुछ सैंपल है, उसमें से कुछ हमने निकाला और कुछ बच गया। तो कभी भी अगर आप ये रिलेशन लगाओगे, है ना, आप ध्यान से देखो सवाल में, यहाँ पे इसने मोल्स दे दिए, है ना, कितने बचे हुए हैं मोल्स दे दिए, निकाला क्या है, निकाल इसने मॉलिक्यूल्स दिए, और इनिशियल अमाउंट इसने मास की दे दी। तो हम क्या करेंगे, हम सेम ही फॉर्मेट में सवाल को चलाएंगे, हम सबके मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, हम कहेंगे कि इनिशियल मोल्स कितने थे, इनिशियल मोल्स कितने थे माइनस उसमें से कितने रिमूव किए और बचे हुए मोल्स, हम ये करेंगे। क्या है ये Ni, इनिशियल मोल्स कितने थे CO2 के माइनस R मतलब रिमूव्ड, आपने कितने मोल्स निकाल लिए, बराबर है L मतलब लेफ्ट कितने मोल्स हैं। ठीक है,
चलो अब इनिशियल मोल्स निकालते हैं। आ जाओ, इनिशियल मोल CO2 का निकालने के लिए उसने बोला x मिलीग्राम सैंपल है, तो मिली 1 मिलीग्राम 10 की पावर -3 ग्राम होता है। ठीक है, मास को डिवाइड करो मोलर मास से। CO2 का मोलर मास है 44 ग्राम पर मोल। यूनिट भी लिखना चाहो लिख सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। इसमें हम मोल्स निकाले, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, निकाले कितने मोल्स हैं भाई? कहता है मॉलिक्यूल्स से 10 की पावर 21। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के कई तरीके, मास अपॉन मोलर मास है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो। तो वही करेंगे, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। ये मोल इनवर्स होती है इसकी यूनिट, ऊपर आके ये भी मोल में आ जाएगी, है ना यूनिट। ठीक है, फॉर्मूला में पता है तो इसको निकाल रहे हैं हम। ओके चलिए, तो हमारे पास इनिशियल मोल्स है, निकाले कितने, और लेफ्ट मोल्स निकालने की जरूरत है, वो इसने दे रखा है। तो देखो इनिशियल मोल्स थे x इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 44, माइनस निकाले कितने 10 की पावर 21 को डिवाइड कर दिया एवोगाड्रो से, और बची हुई कितनी अमाउंट है 2.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल। क्या इसे सॉल्व कर सकते हो? यहां से यू गाइस हैव टू सॉल्व फॉर x। बताओ क्या x निकाल सकते हो? इट इज प्योर कैलकुलेशन नाउ, एब्सोल्यूट कैलकुलेशन का सवाल है। अब ये बस इतना ही मोल कॉन्सेप्ट लगाना था। क्या था इसमें? अभी का सवाल है, जनवरी का। ठीक है, जनवरी, अभी तो तुम्हें तो 27 में देना है पेपर, तो हमने अभी फ्रेश क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ी चैलेंजिंग थी। इफ यू सॉल्व दिस तो आपको x की वैल्यू मिलती 196.2 मिलीग्राम। ये भी अगर आपने पूरे 2 साल अच्छे से, मैं बोल रही हूँ जैसे विदाउट कैलकुलेटर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं है। ठीक है, और करोगे? यस, आ जाओ 2025 का सवाल। आ जाओ, क्वेश्चन कहता है x ग्राम बेंजोइक एसिड की जब रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो CO2 रिलीज होती है। ओके देखो प्लीज ध्यान देना बेटा, आप रिएक्शन ये क्लास 10th में करके आए हो। बेंजोइक एसिड है C6H5COH। बेंजोइक एसिड ना भी पढ़ाओ, नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड तो पढ़ी है आपने, है ना। ये बेंजोइक एसिड है, कहता है इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो याद करो आप कक्षा 10 में क्या कहाँ पढ़ते हो, एसिड बेस्ड सॉल्ट में करते हो, है ना। एसिड्स की रिएक्शंस सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ, एसिड का आपको सॉल्ट मिलता है CO2 और वाटर रिलीज होता है ना। तो वही रिएक्शन है, देखो हमारे सामने सॉल्ट बनेगा एसिड का C6H5COONA प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, अच्छा कभी भी बेटा ऐसे मोल कॉन्सेप्ट रिएक्शंस पे लगाते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि रिएक्शन बैलेंस्ड हो, अगर हम मोल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। एक और कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी होता है जो हम पढ़ेंगे, उसमें रिएक्शन की बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, पर हाँ मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो वी नीड टू मेक श्योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आप थोड़ा रुक के जरूर चेक कर लें कि एटम्स बैलेंस्ड है। इस केस में आपको रिएक्शन बैलेंस्ड ही मिली है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अच्छा अब देखो कहता है कि भाई x ग्राम बेंजोइक एसिड है हमारे पास, इसकी रिएक्शन करी है एक्वस NaHCO3 के साथ, रिलीज CO2 दैट ऑक्यूपाइज 11.2 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP। ठीक है, कहता है x ग्राम बेंजोइक एसिड से CO2 की जो वॉल्यूम रिलीज हुई है वो 11.2 लीटर्स है। ठीक है, तो एक बात बताओ, बैलेंस्ड इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि 1 मोल बेंजोइक एसिड, प्लीज ध्यान देना बेटा, बैलेंस रिएक्शन से पता चल रहा है कि 1 मोल बेंजोइक एसिड से 1 ही मोल CO2 रिलीज हुई है। देखो 1 ही मोल CO2 रिलीज हुआ है यस। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, 1 मोल CO2 रिलीज हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ 1 मोल बेंजोइक एसिड का मास कितना होगा? बताओ 1 मोल बेंजोइक एसिड का मास निकाल सकते हो? देखो 6 कार्बन और एक ये 7 कार्बन, 12 into 7 कर दो। ठीक है, 5 और एक 6 हाइड्रोजन है तो +6 और 2 ऑक्सीजन है तो 32। ठीक है, 1 मोल बेंजोइक एसिड का मास है 122 ग्राम। ठीक है, 122 ग्राम बेंजोइक एसिड से 1 मोल CO2 की वॉल्यूम कितनी होगी बेटा? अब यहाँ 11.2 है तो मैं 22.4 ले रही हूँ, 22.4 लीटर CO2 रिलीज हुआ। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये चीज है कि जब हमने 22.4 लीटर CO2 लिया है ना, वो कितने बेंजोइक एसिड से आया था? 122 ग्राम से आया था। इसने पूछा है सवाल में कि 11.2 लीटर CO2 जो है कितने बेंजोइक एसिड से आई है? यूनिटरी मेथड बताओ क्या मुश्किल है इसमें?
61 ग्राम कर लिया था। अभी का एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, बताओ 24 जनवरी। तो x ग्राम, तो ये एक नॉर्मल मोल कॉन्सेप्ट, वैसे स्टोइकियोमेट्री है, हम इसको प्रॉपर्ली पढ़ेंगे जब मोल कॉन्सेप्ट मैं क्लास 11th का पहला चैप्टर कराऊंगी तो मैं डिटेल में समझाऊंगी, बट अभी तुम्हें आइडिया लग गया है ना कि इसने पूछा था x ग्राम बेंजोइक एसिड की से 11.2 लीटर वॉल्यूम निकली है तो कितना x था, मतलब बेसिकली 11.2 लीटर CO2 STP पे रिलीज होने के लिए कितना मास बेंजोइक एसिड चाहिए। तो हमने रिएक्शन बैलेंस की, हमने देखा 1 मोल बेंजोइक एसिड से रिएक्शन के हिसाब से 1 ही मोल CO2 रिलीज हो रहा है। 1 मोल बेंजोइक एसिड यानी 122 ग्राम, 122 ग्राम बेंजोइक एसिड से CO2 निकला 22.4 लीटर, तो 11.2 लीटर कितने से निकला होगा? 61 ग्राम से। सिंपल, खत्म सवाल। ओके, अच्छा लग रहा है तुम्हें अभी PYQ यूज करके रिसेंट? चलो एक आखिरी सवाल एक और करा देते हैं और खुश हो जाओ, 2023 का भी करा देती हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन कहता है जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बेटा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। वैसे स्टोइकियोमेट्री टॉपिक के क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, बेसिक मोल होता है उसमें भी। जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और हमें मिलता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा ओके, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 11.5 ग्राम ऑफ जिंक। कहता है अगर 11.5 ग्राम जिंक है तो उससे कितनी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कितना वॉल्यूम। तो रिएक्शन को बैलेंस करके देखो, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगाओ, 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गई, है ना, रिएक्शन बैलेंस है। तो बैलेंस रिएक्शन से पता चला कि 1 मोल जिंक से 1 ही मोल हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। देखो 1 मोल जिंक से 1 ही मोल हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है बेटा। अच्छा 1 मोल जिंक का मतलब क्या है, इसका मास है, मोलर मास 65.4 दे रखा है, मतलब 65.4 ग्राम जिंक से 1 मोल हाइड्रोजन की वॉल्यूम, देखो मोलर वॉल्यूम सवाल में दे रखी है 22.7 लीटर, 22.7 लीटर हाइड्रोजन एसटीपी पे रिलीज होता है। तो हमें बताओ 11.5 से कितना होगा, बताओ 22.7 लीटर डिवाइडेड बाय 65.4 ग्राम इंटू 11.5 लीटर, जो अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.99, जिसको हम 3.99 को हम ऑब्वियसली 4 लीटर्स लिख देंगे नियरेस्ट इंटीजर में, तो आंसर शुड कम आउट टू बी 4। हो गया सवाल, एक बार देख लो। यस बस ये क्वेश्चन था। तो ये आज मैंने जो चीजें आपको कराई हैं दैट इज द बेसिक मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत समझना कि पूरा जेई का चैप्टर कराया है मैंने, नहीं, ये ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स का ऑब्जेक्टिव था 9th 10th के बेसिक्स को रिवाइज करना, ताकि 10th में आपको ये चीजें अब पता हो कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, है ना। अब बेंजोइक एसिड का हमने मास निकाला, तो अगर नहीं पता होता तुम पूछते मैम 122 कहाँ से आया, तो अभी यू नो व्हाट इज मोलर मास, so you can do this, है ना, रिएक्शन लिख सकते हो। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होने के लिए बेटा, वो गैप को फिल करने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव द ब्रिज कोर्स। तो ब्रिज कोर्स में मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो कराई। इसके बाद हमारा ब्रिज कोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर पर भी होगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल पर होगा, क्योंकि क्लास 10 से डिलीट हो गया है, तो आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ओके और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी कराऊंगी, बेसिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने ऐसा नहीं किया कि 1-6-7 घंटे का सेशन ले लिया, तुम अभी 10th से आए हो आराम से, ऐसे नहीं कि पहले तुम्हें एकदम डर जाना है, नहीं, हमने पार्ट्स में सेशन बनाया। आज मोल करा दिया है तुम्हें, है ना, मोल कॉन्सेप्ट को हमने कर लिया है, इतना बेसिक मोल कॉन्सेप्ट काफी है, फिर आगे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तुम्हें, ये हमने कर दिया। अब आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 सेशंस और आएंगे। तीनों में ही आई वांट यू गाइस, जो आपने आज प्रण लिया है, जो प्लेज लिया है, उस पे खड़े उतरना है और पूरे सेशंस को लगाना है। साथ साथ अपनी एक कॉपी बना लो वेदांतो जेई मेड इजी चैनल की, या जो भी केमिस्ट्री कॉपी है, उस पे अपना जो भी क्लास में हो रहा है नोट्स बनाते रहो, क्योंकि 11th में हो तो अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं, तुम्हें 2 साल तक वो नोट्स काम आएंगे, तो अच्छे से उस पे अपने नोट्स बनाते रहो, क्वेश्चन सॉल्विंग करते रहो। हम डीपीपीज एंड सब कुछ देंगे, डीपीपीज, नोट्स, टेस्ट वगैरह, एवरीथिंग विल प्रोवाइड। जस्ट बी कंसिस्टेंट इन द क्लासेस एंड बी रेगुलर। एक होमवर्क क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आई वांट यू गाइस टू गिव इन द कमेंट सेक्शन। तो हर वो बच्चा जो सेशन को लगा रहा है अभी, वो कमेंट करके जाएगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता चले कि हम अपने चैनल पे सारा प्रिपरेशन कराते हैं। तो बाकी अब इस सेशन का जो पीडीएफ है बेटा, वो डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में आ गया होगा, सेशन नोट्स। कोई भी अगर डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एंड ऑल द बेस्ट।